Do you want that? यार इधर वाले भी बंद हो गए हैं, आपने लाइट्स जो ऑफ की हैं तो वो भी बंद हो गए और ये भी बंद हो गया। अच्छा प्लीज़ तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेहरबानी करके स्लाइड्स अपने अपने मोबाइल्स के ऊपर भी निकाल लें। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के नाम से ही आपसे शेयर कर दिया गया ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी बीच ऑलरेडी शेयर्ड है। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स के 9वां के 10वां दिन 9वें दिन के अंदर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। पहले लेक्चर के अंदर आज हमने गुफ्तगू करनी है कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की। अग्रीमेंट टू सेल समझने की बात की, कोर्ट में बहस कैसे करते हैं उस चीज़ के बारे में आप तमाम दोस्त से बात की, मगर प्रैक्टिकल वकालत के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके लिए आपको इब्तिदा के अंदर प्रोफेशन के अंदर कमाई की और एबिलिटी टू एग्जीक्यूट भी जिसके अंदर होनी चाहिए वो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग है न्यू एंट्रेंट्स के लिए। और अब तो ये मामला है कि रिमोटली यहाँ पर बैठकर पाकिस्तान के अंदर बैठकर आप इंटरनेशनली भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कर सकते हैं। ऑनलाइन मुख्तलिफ साइट्स वगैरह मौजूद हैं जहाँ पे आप अपनी डिग्री के बल बोते पे और अपने लाइसेंस के बल बोते के ऊपर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर एनी न्यू एंट्रेंट इन दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। वी आर लकी कि इस चीज़ के लिए कि टॉप प्रैक्टिशनर बैरिस्टर अमर सईद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। प्लीज़ गिव हिम अ हैंड। थैंक यू। एक प्रैक्टिशनर के लिए ये बहुत बड़ा ऑनर होता है कि उसका को प्रैक्टिशनर मिलके जिन्होंने काम वगैरह किया हो इकट्ठे। आई हैड द ऑनर कि अमर मेरे साथ भी एसोसिएट रहे, हम कई ह्यूमन एसोसिएट्स में मेरे वाले साहब के साथ भी एसोसिएट रहे। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग प्रैक्टिशनर, वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इट इज़ अ साइन ऑफ हिज एक्सेलेंस दैट वी हैव हिम बिफोर यू। इनकी एक और अचीवमेंट भी मैं बिफोर वी मूव ऑन, बिफोर आई हैंड ओवर टू आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि बार काउंसिल के लिंकन्स इन जो कि हमारे एक तरीके से पाकिस्तानियों के लिए पेरेंट बार है, उनके पाकिस्तान के अंदर 4 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं तमाम बैरिस्टर्स की तरफ से। Amar has the distinction of representing Pakistan before Lincoln's Inn as well, and he was duly elected from all the barristers who reposed faith in him. So अगर एंड में जाके अगर बार के बारे में भी कोई सवालात वगैरह हैं, BBTC के ट्रांसफ़र कोर्स के बारे में या वहाँ पे क्या मैकेनिज़्म है, उसके लिए भी he'll be available. So on the important topic of contract drafting, over to Amar Said sir, please. Amar. अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अहमद साहब ने ये बात बताई है कि बिफोर एंटरिंग इनटू द प्रोफेशन द ओनली स्किल दैट यू विल नीड इज़ टू ड्राफ्ट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसी स्किल है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉ स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती। आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया जाएगा, पार्टनरशिप एक्ट होगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होंगे या और मुख्तलिफ मज़ामीन होंगे, लेकिन जो असल स्किल है जो कि आपके लिए एक कमाई का ज़रिया है वो होगी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। जब आप एंटर होते हैं इस प्रोफेशन में तो कोई भी क्लाइंट आपको सरे दस्त क्रिमिनल ट्रायल या सिविल ट्रायल देने से हिचकिचाता है, क्योंकि आपका अभी वो एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट नहीं हुआ होता। तो अमूमन जो एंट्रेंट आते हैं फ्रेश, तो उन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स ही दिए जाते हैं। ज़मीन के मामलात हों तो इकरारनामा मुआहदा बै बना दें, कोई रहननामा बना दें, कोई अब्तालनामा बना दें, और अगर बात थोड़ी सी और आगे जाए तो आपको रजिस्ट्री सेल डीड वगैरह भी मिल जाती है। इन सब चीज़ों को बनाने से पहले कुछ फंडामेंटल्स हैं जो कि हमें समझने ज़रूरी हैं, और ये स्किल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। अगर आप ये सोचें कि मुझे आते ही ये चीज़ आ जाएगी तो ये आती नहीं है। कंसिस्टेंट हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी जो है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली इस चीज़ को लेके चलते रहें तो ये चीज़ डेवलप हो जाए।
अब सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में फ़र्क क्या है। कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज़ एन एग्रीमेंट एंड व्हाट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट? जी, कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग होता है, लेकिन एग्रीमेंट की अगर पहले बात करें तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मेक्स एन एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट की लीगल इन्फोर्सिबिलिटी की जब बात आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक हो गया। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जैसे मैंने अपनी इसमें दी हुई है स्लाइड में, अगर आप देख लें, let me read it out. A contract is a legally binding agreement between two or more parties that create mutual obligations enforceable by law. आप देखें कि ज़िंदगी के हर मामले में कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, आप बिज़नेस साइड पर देखें, इवन आपके मैरिजेस जो हैं, आपकी ट्रेड है, हर सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट जो है आजकल की दुनिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है एक फैक्टर बन गया। उस चीज़ को ही आगे लेके चलना होता है। अब इंटरप्रिटेशन और इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किस किस सेक्टर में है? सबसे पहले बिजनेस एंड कॉमर्स, दूसरा रियल एस्टेट, तीसरा हेल्थ केयर एंड लॉ, एवरीडे लाइफ, स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड इंडेमनिटी। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, कुछ बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिनको लेके हमने चलना होता है। जैसे आप लोगों ने अपने क्लासेस में पढ़ा होगा ऑफ़र के मुतालिक, एक्सेप्टेंस के मुतालिक। इसी तरह दूसरी चीज़ है कंसिडरेशन, तीसरा है म्यूचुअल इंटेंट टू बी बाउंड, चौथा लीगल कैपेसिटी, और पांचवा है लीगैलिटी ऑफ पर्पस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी अगर ना हो किसी शख्स की, अगर वो लीगल एज का ना हो, या साउंड माइंड ना हो, या मेंटली इनकैपेसिटेटेड हो, सो ही कैन नॉट एंटर इनटू अ वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, लीगैलिटी ऑफ पर्पस बहुत ज़रूरी है कि जिस पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या वो पर्पस लॉफुल है, कानून या आइन के मुनाफी तो नहीं। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट हो भी जाए तो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी कोर्ट्स में मुमकिन नहीं है। तो यहाँ तक जो बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो हमने अंडरस्टैंड कर लिए। फॉर दोज ऑफ यू हु हैव स्टडीड ऑन द एक्सटर्नल साइड, उन्होंने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट केस कार्लाइल एंड कार्बोलिक स्मोक बॉल का पढ़ा होगा। उसके अंदर बेसिक जो था प्रिंसिपल वो सारा इस्टेब्लिश कर दिया उन्होंने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के हवाले से कि व्हाट इज़ एन ऑफर एंड व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेंस और किस तरह होगा। हम आगे चलते हैं। अब हम आते हैं की प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग। सर नेक्स्ट कर दें। बेसिकली जो प्रिंसिपल्स हैं की, वो तीन हैं। एक है क्लैरिटी एंड प्रिसीजन, दूसरा है कंसिस्टेंसी इन टर्म्स, तीसरा है बैलेंसिंग प्लेन लैंग्वेज एंड लीगल जार्गन। हम क्लैरिटी एंड प्रिसीजन को ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपका क्लाइंट आए और वो आपको ये कहे कि आई नीड अ लीज एग्रीमेंट, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपने एक लीज एग्रीमेंट बनाना है, आप ना कि आपने कोई एग्रीमेंट टू सेल या आपने रिडेम्पशन डीड नहीं बनाना। आपके पास पर्टिकुलर्स क्लियरली अब मौजूद होने चाहिए। फॉर अ लीज डीड यू मस्ट हैव द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू अ प्रॉपर्टी, यू मस्ट नो हु इज़ अ लेसोर, यू मस्ट नो हु इज़ अ लेसी, द ड्यूरेशन ऑफ द लीज, उसकी टर्मिनेशन कैसे होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, और जो उसके साथ कंसिडरेशन इन्वॉल्व है वो कितनी है। तो जब ये क्लैरिटी आपके माइंड में यहाँ होगी तो वही रिप्रोड्यूस होगी ऑन द पेपर। For example, if you think of an X, for example, then you must be able to write X. ऐसे नहीं होगा कि आप Y लिख देंगे। अगर आप लिखेंगे तो दिस मीन्स कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है न्यू एंट्रेंट्स को, जब आप आते हैं प्रोफेशन में, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। जो चीज़ आपने करनी है, जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सीखी है, you must have the confidence to ask questions irrespective of the fact कि वो जो शख्स आपका क्लाइंट है उसके साथ आपका कोई ज़ाती रिलेशन है
या एक कमर्शियल प्योर उसके साथ आपका कोई ताल्लुक़ है, आप जब तक उससे क्लियरली इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे, इसमें हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि हमने एक रिक्वेजिशन फॉर्म बनाया होता है, जो मैं आगे आपके साथ शेयर भी करूँगा, कि रिगार्डिंग ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट यू मस्ट हैव सर्टन थिंग्स वेरी क्लियरली कि आपके पास मौजूद हो। वो इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर ही आप कुछ ड्राफ्ट करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है, वो है कमर्शियल इंटेंट। आपकी इजाज़त से इसको कहते हैं, थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव कर लेते हैं। यार कोई दोस्त बता सकता है कि ब्लेसर कौन होता है और लेसी कौन होता है? हाथ खड़ा करें, पहले हाथ खड़ा करें भाई, इस तरह नहीं, फॉलो द प्रोसेस। आप बताइए। बेनिफिशरी तो नहीं, जो ले रहा होता है, किराए पे जो ले रहा होता है। कई दफ़ा आप ड्राफ्टिंग के अंदर ये बेशुमार बोंगी मारते हैं कि जहाँ पे लेसर लिखना है वहाँ पे आप लेसी लिख देते हैं, जहाँ पे लेसी लिखना होता है वहाँ पे लेसर। भाई की इजाज़त के साथ मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि ऐसी ड्राफ्टिंग के अंदर वन टिप दैट आई कैन गिव यू गाइज इज़ के लैंडलॉर्ड और टेनेंट लिखें। यू डोंट मेक दिस मिस्टेक एज वेल कि यार लेसर था, लेसी था, और ये क्या हर कम अज़ कम मुझे तो हर दफ़ा पढ़ना पड़ता है दोबारा से कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। लेसर देने वाला होता है कि जो ले रहा होता है, वो है कि किराए के ऊपर ले रहा होता है कि जो किराए पे दे रहा होता है वो होता है कि नहीं। उर्दू के अंदर तो किराएदार आ जाता है और लैंडलॉर्ड वगैरह, टेनेंट यहाँ पे मालिक मकान आ जाता है। तो ये एक टिप वगैरह इस गलती से बचने के लिए। आपके भी अगर कोई सवालात वगैरह हैं तो प्लीज़ करें। वी जस्ट डोंट वांट टू लेक्चर टू यू। आप प्लीज़ अच्छा, इंटेंट के ऊपर आ जाए। लीज एग्रीमेंट में लैंडलॉर्ड और टेनेंट, लेसर और लेसी की जगह नहीं लिखा तो जा सकता है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा इसमें एक चीज़, अहमद साहब भी इस चीज़ से एग्री करेंगे कि एट अ वेरी बेसिक लेवल हम लोग लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट ही लिखते हैं, टेनेंसी एग्रीमेंट ही बनाते हैं। लेकिन देयर आर सर्टेन क्लाइंट्स हु आर वेरी पर्टिकुलर एंड दे वुड लाइक कि आप इसको टर्म इस तरह लिखें, देयर शुड बी अ लेसर, देयर शुड बी अ लेसी। ये ज़रा थोड़े से एडवांस लेवल पे जब हम चले जाते हैं तो फिर हम ये टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। मैंने जैसे कहा ना कि आप ग्रेजुअली बहुत सी चीज़ें सीखेंगे, क्योंकि आपने बेसिकली क्या देखना है कि व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर क्लाइंट। आप उससे इंफॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, फिर उस इंफॉर्मेशन को आपने ख़ुद भी तो डिसाइफर करना है ना। अब वो कहे कि जनाब मैं गोली मार दूंगा किराएदार को अगर इसने किराया ना दिया, तो यू कांट राइट दैट सॉर्ट ऑफ अ क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। यू विल एक्सप्लेन टू हिम कि नहीं सर, अगर वो किराया नहीं देगा तो देयर इज़ अ सर्टेन पैरामीटर जो हम फॉलो करेंगे। हम पहले उसे एक नोटिस देंगे, एविक्शन नोटिस देंगे या टर्मिनेशन का नोटिस देंगे। हम उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फिर हम एविक्शन में जाएंगे। दिस इज़ नॉट दी वे। बहुत से क्लाइंट्स होते हैं अपनी सोच और अपनी कमकली या कानून से आगाही ना होने की वजह से बहुत सी चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन आपने वो सारी इन्फॉर्मेशन पहले सीख करनी है, उसको डिसाइफर करना है, और फिर लॉ को रखते हुए सामने फिर आपने एक ड्राफ्ट बनाना है। वो उसके एक भी तरीक़ेकार है कि आप एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाएं, उसके साथ शेयर करें, उसके साथ डिस्कस करें, उससे फीडबैक लें। फिर जो असल चीज़, जो रिगरस आपका प्रोसेस शुरू होता है, वो तब होता है कि जब दूसरी साइड के साथ आपने उसके ऊपर निगोशिएट करना होता है। और जब दूसरी साइड से लॉयर आ जाता है तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती हैं, क्योंकि दोनों लॉयर्स की कोशिश ये होती है कि उन्होंने अपने अपने क्लाइंट्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना होता है। आप में से वो लोग जो कल को बारेट लॉ के लिए जाएंगे, देयर इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ कॉल्ड नेगोशिएशंस, और वहाँ पे रियल टाइम सिचुएशन के आपको केसेस मिलेंगे एंड देयर विल बी एक्टर्स जो कि एक सिनारियो में आपके साथ बैठेंगे, तो वो बेसिकली आपकी नेगोशिएशन स्किल्स को डेवलप करते हैं। हमने देखा है कि हमारे सिस्टम से जो बच्चे निकलते हैं, फॉर्चुनेटली तो नहीं कहूँगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी ट्रेनिंग बहुत सी चीज़ों में नहीं हुई होती। फॉर एग्ज़ाम्पल 3-4 चीज़ें हैं जो मैं सरेदस्त मैं अहमद भाई को भी कहता हूँ, ये भी उस चीज़ को आगे प्रचार करते हैं कि एक आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग की स्किल, बेसिक स्किल होनी चाहिए। एक आपके पास नेगोशिएशंस की स्किल होनी चाहिए। यू नीड टू नेगोशिएट।
लाजमी नहीं कि हर मामला अदालत में लैंड करे। देयर आर सर्टन थिंग्स कि जहाँ मीडिएशन या आर्बिट्रेशन या पंचायत जिसे हम कहते हैं वहाँ पे भी मामला जाते हैं। और तीसरा इज़ दी ओपिनियन राइटिंग। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के बाद अगर कोई मोस्ट पेइंग जॉब आपको होगी वो ओपिनियन राइटिंग की होगी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैंने जब मलिक क़य्यूम साहब इनके वालिद साहब का चैम्बर ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे एक ओपिनियन राइटिंग दी। अब मेरे लिए वो एक बड़ा डॉन्टिंग टास्क था कि पहले दिन मैं लैंड हुआ तो उन्होंने मुझे एक ओपिनियन राइटिंग दे दी। मैंने वो सारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खोल लिया और मैंने सारा उसको पढ़ना शुरू कर दिया। बहरहाल मैंने कुछ ना कुछ बनाया। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, आपने ये चीज़ बनाई है लेकिन इसमें अभी वो क्लैरिटी नहीं है। अभी जबकि मैं बाहर करके आया हुआ था, उन्होंने मुझे बड़े प्यार से समझाया और बताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका पूरा ओपिनियन जो है वो सिर्फ 2 लाइन्स का है। उस 2 लाइन के लिए उन्होंने उस वक्त अच्छा खासा इन मिलियंस चार्ज किया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपसे 10 लोग राह जाते भी पूछ लेते हैं कि यार अगर ये सिनारियो तो क्या होगा, तो वो बेसिकली एक ओपिनियन ही होता है जो वो आपसे ले रहे होते हैं। और दूसरा एक चीज़ मैं आप बता दूं, ऑफ द कफ ओपिनियन आपने कभी किसी को नहीं देना। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू मस्ट लर्न। कोई आपसे पूछ ले, उसे को अच्छा आप मेरे साथ कागजात शेयर करें, मैं इसको देखता हूं, आप मेरे दफ्तर में आ जाएं। आपने इस काले कोट की डिग्निटी रखनी है। हम कोई मजदूर नहीं राह जाते कि जिसे रोक के बंदा के यार है 10 की मसला है, द की हो सकता है। दिस इज़ नॉट दी वे। इन स्टूडेंट्स पे भी हमने वो मलिक क़य्यूम साहब वाला ही चीज़ जो आपकी ट्रेनिंग के लिए उन्होंने लागू की। इनकी पहली असाइनमेंट भी ओपिनियन पे ही थी और माशाल्लाह सारे के सारे दोस्तों ने उसी अंदाज से, और उनको भी हमने यही कहा कि पैसे लेने का आसान तरीका है, वरना मुफ्त के अंदर एडवाइस लेकर लोग आगे चले जाते हैं। तो हमारे एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम लिए बगैर यहाँ पे जिक्र करता हूँ, बड़ी अच्छी बात करते हैं कि यू मस्ट वेयर योर कमर्शियल हैट ऑल द टाइम। वंस यू पास आउट, आपका कमर्शियल हैट आपके सर पे होना चाहिए। जहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, एग्रीमेंट्स के हवाले से, ओपिनियन राइटिंग के हवाले से, कई दफ़ा क्लाइंट आपको उठा के लेके जाता है कि मेरा एक सरकारी इदारे में एक मामला है, सो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट टू प्रेजेंट माई केस देयर। तो वहाँ पे आपने जाके जो उसका केस प्रेजेंट करना है किसी भी ऑफिस में या ट्रिब्यूनल में, वट एवर द मैटर में भी, तो वो भी आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अर्निंग का वेन्यू बन सकता है। हमारे यहाँ शुरू में ट्रेडिशनल थॉट यही थी कि जब आप आएंगे तो आप सिविल ट्रायल में मास्टरी लेंगे या क्रिमिनल ट्रायल में मास्टरी लेंगे। वो चीज़ें ठीक हैं, वो बेसिक्स हैं, वो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ये एक एडिशनल टूल्स हैं जिन पर यू गाइज नीड टू वर्क। और आजकल इंटरनेट में तो एक एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन है, हर चीज़ मौजूद है। अब तो चैट GPT और AI जैसी चीज़ें भी आ गई हैं। उनके भी हम आगे मामला देखेंगे कि उस चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए पीपल हैव लैंडेड इन अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। देयर आर लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे यंग लॉयर्स ने विदाउट हैविंग द बेसिक नॉलेज AI को इस्तेमाल किया और ऐसी ओपिनियंस दे दी जिसकी वजह से नुकसानात हुए, उनको जेल जाना पड़ा, उनके कैरियर्स ख़त्म हो गए। तो AI को यूज़ करने के भी इंटेलिजेंट हैक्स हैं। यू कांट जस्ट सिंपली राइट के ड्राफ्ट एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, वो तो फिर आपको मालूम नहीं क्या क्या चीज़ें बता देगा और इतनी डिसेप्टिवली बताएगा कि यू विल नॉट बी एबल टू जज और गॉज के इसका मामला क्या है। ये बातें अपनी जगह होगी। तो मैंने जैसे पहले कहा कि क्लैरिटी एंड प्रिसीजन होनी चाहिए पहली चीज़ बिफोर यू एम्बार्क अपॉन ड्राफ्टिंग एनीथिंग। यू मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर हेड, यू मस्ट हैव ऑल द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड। और उसके बाद प्रिसीजन ये है, हमारे उस्ताद मलिक साहब ये कहते थे कि यू हैव टू बी वेरी माइजर विद वर्ड्स। You cannot keep on writing long and long sentences and long paragraphs. It's not the way. Law में accuracy होती है कि you have to hit the bull's eye, कि आपने एक बात कहनी है। For example, आपने उससे कहना है एक लीज एग्रीमेंट में या टेनेंसी एग्रीमेंट में if there is a clause, आपने रेंट की बात करनी है तो आपने
क्लाइंट ने आपको ये कहा कि हर माह की 10 तारीख को किरायादार मालिक मकान को किराया अदा करेगा, दिस इज़ एक्यूरेट पिन पॉइंट। अब आप उसके साथ ये कि मुदरजा बाला, किरायादार, ये वो, आपने लेंथी फैंसीफुल वर्ड्स में नहीं जाना, चाहे वो उर्दू में हो या इंग्लिश में हो। इंग्लिश में तो देयर आर लॉट ऑफ लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स और उनका बड़ा फैंसीफुल इस्तेमाल भी होता है। और कई दफ़ा एज ए यंग लॉयर जब आप इंटरनेट पे या मुख्तलिफ साइट्स पे जाके आप एग्रीमेंट्स खोलते हैं तो आप परेशान भी हो जाते हैं देख के कि यार इतनी लंबी लंबी क्लॉजेज हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू द पर्टिकुलर सिचुएशन जिसके लिए आपको इंगेज किया गया या आपको कहा गया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि शुरू में एट द वेरी स्टार्ट लेवल आपके हाथ से जितना काम गुजरेगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल है। नो वन विल बी रेडी टू पे यू सरे दस्त के भाई आप ये बना दें। अगर आपको फ्री में भी करना पड़ता है शुरू में तो ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि एक तो आपकी वो स्किल डेवलप होगी, थोड़ा सा आप उसके लिए रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा अपना ब्रेन यूज़ करेंगे, एंड देन यू विल कन्वर्ट दैट ड्राफ्ट इनटू समथिंग जो कि वर्थवाइल हो। तो वो इस इंटरमीडिएटरी लेवल से मास्टरी लेवल तक जाने के लिए देयर विल लॉट ऑफ हर्डल्स एंड देयर विल बी लॉट ऑफ टाइम दैट वुड बी रिक्वायर्ड, और ऑफ कोर्स आपका पेशेंस भी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी इन टर्म्स। कंसिस्टेंसी इन टर्म्स से जैसे इन्होंने पहले बताया अहमद साहब ने कि अगर आपने ऊपर एट द टाइटल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपने डिफ़ाइन कर दिया पार्टी को, फॉर एग्ज़ाम्पल अमजद लेसोर और रफ़ीक लेसी है, तो थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट आप फिर लेसोर ही उसे रेफ़र करेंगे, आप उसको एज लैंडलॉर्ड नहीं करेंगे, एज पार्टी ए नहीं लिखेंगे या पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट नहीं लिखेंगे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टर्म्स में। और कंसिस्टेंसी ऑफ टर्म्स के अलावा दूसरी चीज़ उसमें ये भी है कि अगर आपने लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किराया वक्त पे अदा ना किया तो मकान का कब्ज़ा खाली करेगा, तो आप फिर साथ उसके नीचे कोई और क्लॉज ये नहीं देंगे कि नहीं फिर मैं चाहूँ तो मैं उसको किराया माफ़ भी कर दूँ। नहीं, ये क्लैरिटी इनिशियली आपके पास होनी चाहिए। क्लाइंट के साथ डिस्कशंस का मकसद ही यही होता है कि आप उसके साथ बिल्कुल क्लियर हों कि व्हाट एक्चुअली ही विल बी गेटिंग एज़ पर द लॉ, जो कि उसके राइट्स और इंटरेस्ट को तो आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द लॉ। एक चीज़ लॉ ने मैंडेट ही नहीं आपको की है तो आप उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। तीसरा क्या है, बैलेंसिंग प्लेन लैंग्वेज विद लीगल जार्गन। अब लॉयर्स जो होते हैं वी हैव अ टेंडेंसी कि हम लीगल जार्गन्स यूज़ करें। वी फील वेरी इंथुजियास्टिक कि हम उनसे रेस जुडिकाटा, रेस सब जुडिस और फोर्स मजोर और हम बॉयलर प्लेट क्लॉजेज और इस तरह की बातें करके वी टेंड टू इम्प्रेस क्लाइंट्स। ठीक है, ये भी ज़रूरी होता है किसी न किसी स्टेज पे, लेकिन जब आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखना है तो मेक श्योर इट इज़ प्लेन, इट इज़ सिंपल एंड इट इज़ एक्यूरेट। अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट हैव अ कमांड ऑफ दैट सॉर्ट, कि आपके पास वो कमांड आ जाए कि जहां आप उन चीज़ों को हैंडल कर सकें, आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि स्टार्ट विद द वेरी बेसिक लेवल एंड gradually you will improve upon your command of the words and the legal jargons। अच्छा, legal jargons का एक इशू ये भी होता है कि जो आपके क्लाइंट्स होते हैं वो लॉयर्स नहीं होते हैं मोस्टली, उनके लिए वो समझना भी मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा हम ड्राफ्ट किसी ऐसे शख्स को भेज दें, अकबरी मंडी का ताजर है या ब्रांथन रोड पे बैठा हुआ है, कारोबारी आदमी है, और उसे आप बड़ा एक फैंसीफुल इंग्लिश का एक ड्राफ्ट बना के भेज दें, वो तो सर पकड़ के बैठ जाएगा। मेरे साथ जब शुरू में ये हुआ कि जब मैंने अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू की तो मैं एक हाउसिंग सोसाइटी का लीगल एडवाइज़र बन गया, जो कि आज भी हूँ मैं। वो हाउसिंग सोसाइटी शेखुपुरा में थी। उन्होंने मुझे कहा कि वी आर लुकिंग फॉर अ लॉयर। इनिशियली जब उन्होंने मुझे इंगेज करना था कि जो हमारी सेल डीड्स वगैरह ड्राफ्ट कर दे और उन सेल डीड्स को एक्सिक्यूट करवा दे बिफोर द सब रजिस्ट्रार ऑफिस। तो मैंने वो सारी बड़ी अच्छी फैंसीफुल सी सेल डीड बनाई, बड़ी रिसर्च करके
ड्राफ्ट उनको भेजा एंड आई वाज लुकिंग कि मुझे बड़ी कोई अप्रिसिएशन मिलेगी और कहेंगे वाह वाह बैरिस्टर साहब आपने तो कमाल कर दिया, आपने क्या चीज़ बना दी है। कोई 2-3 दिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया तो मुझे ना ऐसी अंदर ना ऐसी खुलबुली मचनी शुरू हो गई कि हो क्या रहा है ये। तो आउट ऑफ इंथुजियाज्म आई कॉल्ड दी CEO ऑफ द कंपनी कि सर वो मैंने आपको एक ड्राफ्ट भेजा था, सो आई एम श्योर कि वो आपकी नज़र से गुजरा होगा, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग एल्स यू वांट मी टू ऐड इन इट। उसने कहा बैरिस्टर साहब आप हैं किधर? मैंने कहा जी मैं तो लाहौर बैठा हूँ, तो आप आ नहीं जाते हैं शेखुपुरा? मैंने कहा मैं कोई टाइम आपके साथ कर लेता हूँ। मैं शेखुपुरा चला गया। जब मैं गया तो उसने कहा कि सर ये जो हमारी हाउसिंग सोसाइटी है ना, यहाँ पे जो मेजॉरिटी है ना लोगों की, वो ज़रा बड़े सादा से तबीयत के लोग हैं और वो इतने कोई अंग्रेज़ी की बात को समझते नहीं है। हमने वो ड्राफ्ट किसी एक भी क्लाइंट को दिया तो उसने कह रहा है कि जी हमें इसके लिए पहले वकील इंगेज करना पड़ेगा, आपने तो हमारे लिए ख़र्चा बढ़ा दिया, सरदर्द बढ़ा दिया, हमें कम से कम उर्दू में ड्राफ्ट दें जो कि नॉर्मली हमारे यहाँ रजिस्ट्रियों पे होता है, ताकि हम उसको ईज़िली पढ़ लें, समझ लें और हम इस प्रोसेस को आगे लेके चलें। तो वो मेरी सारी जो एक्सरसाइज थी वो एक तरह की नलिफाई हो गई। देन आई हैव टू सिट एंड रीड्राफ्ट दैट सेल डीड इन उर्दू। तो कमिंग बैक कि ये कि कई दफ़ा आपका क्लाइंट आपके उस काम को उस तरह अप्रिशिएट नहीं कर रहा, और ये शायद मेरी शॉर्ट साइटेडनेस थी एट दैट टाइम कि मुझे उन चीज़ों को देखना चाहिए था कि व्हाट एक्चुअली माय क्लाइंट इज़ लुकिंग फॉर। ये चीज़ आती है वक्त के साथ और इसे कहते हैं द कमर्शियल इंटेंट ऑफ अ क्लाइंट। You may not be able to judge in the first meeting कि what actually is looking for। कई दफ़ा आपके पास इतने स्मार्ट क्लाइंट्स आते हैं कि वो असल बात आपको नहीं बताते हैं। I had a client who was willing to make a petrol pump और उस पंप के हवाले से वो अपनी ज़मीन को लीज आउट करना चाह रहा है। अच्छा, अब आगे जो उनके मुलाजमीन थे वो डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन मेरे तक भेज रहे थे। कभी वो कहते थे कि ज़मीन कंपनी के नाम है जिस पे पंप लगना है, कभी वो कहें कि कंपनी के डायरेक्टर के नाम है। अगर कंपनी के डायरेक्टर के नाम है या कंपनी के नाम पे ज़मीन है तो ये शख्स जो मालिक है वो फिर किस तरह इस पे पंप लगा सकते हैं? वो क्लेम करता है कि जनाब ये मेरी ज़मीन है और इसके ऊपर मैंने पंप लगवाना है। देन आई हैड टू राइट एन ईमेल टू द CEO कि आई एम इंटरेस्टेड इन हैविंग अ मीटिंग विद यू सो दैट वी कैन क्लैरिफाई ऑन लॉट ऑफ थिंग्स विच अनफॉर्चुनेटली योर स्टाफ इज़ नॉट शेयरिंग विद मी। तो ये कॉन्फिडेंस भी आपने अपने अंदर डेवलप करना है एंड ऑफ कोर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। असल चीज़ क्या है? असल चीज़ है अपॉर्चुनिटीज़। वन मस्ट लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एट ऑल टाइम्स कि आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स। जब आप उस अपॉर्चुनिटी को लेंगे, उस पर काम करेंगे तो ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव अपॉन। नाउ कमिंग बैक ऑन आवर लेक्चर अगेन, अब हम देखते हैं प्री रेक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। प्री रेक्विजिट्स में वही चीज़ें दोबारा आई वुड नॉट रिपीट इन ग्रेट लेंथ। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, म्यूचुअल इंटेंट एंड कैपेसिटी, ये आपके साथ शेयर हो गया, ये देख लीजिएगा। असल चीज़ अब आगे है लीगल कैपेसिटी। लीगल कैपेसिटी के ऊपर मैं बात करूँगा थोड़ा सा। लीगल कैपेसिटी एंड अथॉरिटी, दो पार्टीज़ के दरमियान आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ देर इज़ अ कंपनी इन्वॉल्व्ड एज पार्टी ए और दूसरा जो है वो एक नॉर्मल शख्स है, आदमी, तो कंपनी के बिहाफ पे जो शख्स कॉन्ट्रैक्ट को एंटर कर रहा है क्या वो लीगली ऑथराइज्ड है? ये चीज़ आपने कैसे देखनी है जब एज अ लॉयर आपके पास ये आती है प्रोपोजिशन कि यू हैव टू ड्राफ्ट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ कंपनी एंड अ पर्सन। तो आप उसकी करेंगे सबसे पहले कि आपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मंगवाने हैं, उसे हम लीगल ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स मंगवा के आपने देखना क्या है कि आया कंपनी के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में ये इख्तियार क्या कंपनी ने दिया हुआ है
कि वो आगे डेलीगेट कर सकें पावर। जिस शख्स को डेलीगेट की जाएंगी क्या वो उस अथॉरिटी में मौजूद है कि वो कंपनी को बाइंड कर सके। इसी तरह पार्टनरशिप में भी होता है। तो जब डॉक्यूमेंट्स हम मंगवाते हैं ड्यू डिलिजेंस के लिए, तो हम ड्यू डिलिजेंस करते किधर है कंपनीज के हवाले से, वी गो इनटू SSEP, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। वहाँ से हम सारी कंपनी सर्च करते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। उसके बाद जब हमें पता चल जाए, कई दफ़ा ऐसा होता है कंपनी ABC लिमिटेड हमारे पास आई और कहा कि हम जनाब एक एग्रीमेंट कर रहे हैं, एक शेयर परचेज एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो जिसको ऑथराइज कंपनी कर रही है, जिस एम्प्लॉई को, वो अंडर द लॉ, अंडर देयर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ही इज़ नॉट इवन ऑथराइज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर यहाँ पे लॉयर का काम ये है टू गिव दी ओपिनियन एंड क्लैरिटी टू द क्लाइंट कि जनाब आप इस शख्स को ऑथराइज नहीं कर सकते, बेशक आप उसको बोर्ड रेजोल्यूशन भी दे दें, क्योंकि पीछे एट दी बैक एंड अगर वो इख्तियार ही नहीं है तो आप आगे जो भी करेंगे वो तो सारा वॉइड होगा, वो तो इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। दूसरा, कैपेसिटी में आपने ये भी देखना है कि आया एक पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, क्या पार्टनरशिप डीड में वो इख्तियारात उसके पास मौजूद हैं या नहीं हैं। आपने फिर इसी तरह पार्टनरशिप डीड मंगवानी है, उसको वेरीफाई करना है, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के ऑफिस जाना है। सो दिस इज़ बेसिकली द वर्क विच अ लॉयर हैज़ टू अंडरटेक। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स बनाने से पहले जो चीज़ें, जो टूल्स हैं, जो बेसिक वर्क है, वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वेरिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड देन दी राइट आइडिया कि एक्चुअली क्लाइंट आपका मांग क्या रहा है और आपने उसको किस तरह रिप्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट, जब एग्रीमेंट आपने बना लिया, ऊपर आपने टाइटल में पार्टी ए को डिफ़ाइन कर दिया, पार्टी बी को डिफ़ाइन कर दिया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है द स्कोप एंड पर्पस क्लॉजेस। ये स्कोप एंड पर्पस क्लॉज क्या होती है, ये डिफ़ाइन कर रही होती है कि किस मकसद के लिए ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट हो रहा है। उसमें हम लिखते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल पार्टी ए इज़ अ सेलर एंड पार्टी बी इज़ अ बायर, तो हम स्कोप एंड पर्पस क्लॉजेस में ये लिख देते हैं द बायर इंटेंड्स टू बाय whatever a certain product or machinery from party A, who's the seller, and he is willing to pay the price as mutually agreed between the parties on the terms and conditions contained herein below. तो यहाँ पे हमने स्कोप और पर्पस दे दिया कि किस चीज़ के लिए ये पार्टीज एंटर हो रही हैं, उनकी इंटेंट आ गई, स्कोप आ गया, पर्पस आ गया। नेक्स्ट इज़ डिफाइनिंग राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉजेज होती हैं, इसको मैं बैकबोन कहता हूँ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की, कि जो सेलर है उसके राइट्स क्या हैं और जो बायर हैं उसके राइट्स क्या हैं और उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सेलर जो है उसकी ऑब्लिगेशन क्या होगी कि उसने नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी सेल करनी है, अनइनकम्बर्ड प्रॉपर्टी सेल करनी है, उसने अनइनकम्बर्ड पोजेशन देना है, उसका टाइटल नीट एंड क्लीन होगा। फर्दर जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ही विल मेक श्योर ही इज़ अवेलेबल टू गेट दी प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इन द नेम ऑफ द बायर। दीज आर दी ऑब्लिगेशंस ऑफ द सेलर। इसी तरह ऑब्लिगेशंस बायर की क्या हैं कि ही हैज़ टू पे द कंसिडरेशन that has been agreed between the parties. For example, हम जैसे बनाते हैं इकरारनामा मुआहिदा बेय which is agreement to sell, उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं कि जनाब इकरारनामा मुआहिदा बेय की रूह से ख़रीदार ने एक अमाउंट जो है एज बयाना या टोकन अमाउंट दे दी, बकिया जो अमाउंट है उसने 2 से 3 माह में देनी है या 2 हफ्तों में देनी है, whatever the time period is, और वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। और अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसने जो अमाउंट बयाना दी होगी इट शैल स्टैंड फॉरफिटेड। ऐसे ही है, अगर आप लोगों की नज़र से
एग्रीमेंट्स इकरारनामे के या सिंपल सेल परचेज़ के एग्रीमेंट्स गुजरे हों, इवन अगर आप गाड़ी के हवाले से भी सेल परचेज़ के एग्रीमेंट्स देखें या कोई भी सिंपलर एग्रीमेंट देखें तो उसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्लियरली डिफाइंड होते हैं। यहाँ पे लॉयर ने बहुत अच्छी तरह सोचना है कि मैं अपने क्लाइंट के राइट्स को किस तरह मज़ीद प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज़ वेयर द रियल थिंकिंग कम्स इनटू प्ले। आप सोचेंगे अच्छा अगर मेरा सेलर उसको सेल कर रहा है ये प्रॉपर्टी, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें इंक्लूड करनी है। और इसी तरह जो बायर का लॉयर है वो एक क्लॉज हम ये भी लिखते हैं कि इन केस द सेलर फेल्स टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी, द बायर हैज़ द राइट टू नॉक द डोर्स ऑफ द कोर्ट फॉर गेटिंग द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड, और उसमें जो भी खर्चा आएगा वो सेलर के ज़िम्मे में होगा। और हम अक्सर ये देखते हैं कि आप लोगों में से वो जिन्होंने अभी प्रैक्टिस शुरू की होगी वो दावे देख रहे होंगे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के। उसमें यही होता है कि एक इनिशियल एग्रीमेंट हुआ होता है बिटवीन दी पार्टीज़ एंड द सेलर इन मोस्ट केसेस, इनफैक्ट इन 100% केसेस जो सेलर होता है वो मुकर्रा होता है, प्रॉपर्टी की कीमत जंप कर गई या ही हैज़ अ चेंज ऑफ हार्ट। असल में तो असल चीज़ ही यही होती है। तो बायर जिसने एक इनिशियल अमाउंट दी होती है और वो फिर तरले मिनते कर रहा होता है या अप्रोच कर रहा होता है सेलर को कि आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम ट्रांसफ़र करें, और जब वो ट्रांसफ़र ना करे तो फिर आप कोर्ट में जाते हैं, यू फाइल अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आप में से कौन लोग हैं जिन्होंने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया है या उस केस की पैरवी की है? रेज योर हैंड्स। पहली चीज़ मुझे बताएं, अगर आप बायर की तरफ से एज अ प्लेंटिफ कोर्ट में फाइल कर रहे हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, व्हाट इज़ द मैंडेटरी थिंग मेंटेनेबिलिटी के लिए? कंसिडरेशन अगर आपने कोर्ट में जमा कराई है, उससे पहले एक चीज़ होती है लीगल नोटिस। लीगल नोटिस तो आपने दे दिया, कोर्ट में आप खड़े हैं दावा लेके और कोर्ट आपको कह रही है कि ये मेंटेनेबल नहीं है। अनलेस एंड अनटिल यू डोंट पे 15,000 कोर्ट फीस, वो आपको साथ लगानी पड़ती है, वो आप लगाते हैं तो आपका दावा एंटरटेन होता है। और उसके ऊपर सॉरी ऑल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है। समझा नहीं आपकी बात। ये तो ठीक है ना, दिस इज़ द रीज़न यू आर एंटरिंग द कोर्ट। कोर्ट में जाने का मकसद ही यही है कि आपके नज़दीक कोई और रेमेडी नहीं है। यू नीड अ प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल यू आर लुकिंग फॉर अ प्लॉट कि आपने कल को उस पर कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है या आपने कोई भी काम चलाना है, अपना गोदाम बनाना है, आपने एग्रीमेंट किया और सेलर उससे मुकर रहा है, तो फिर आप कोर्ट में ले जाएंगे उसको कि भाई मैं तो रेडी हूँ, और अपनी इंटेंट और अपनी बोनाफाइड शो करने के लिए कोर्ट में आप क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट आप जमा करवाएंगे। वो ज़रूरी इसलिए है कि ताकि जो मिलिशियस प्रोसिक्यूशन हमारे यहाँ थी, ये भी एक रीसेंट फिनोमेना है, कुछ साल पहले ही एक जजमेंट आई जिसमें ये मैंडेटरी कर दिया। उससे पहले होता ये था कि लोग खामखा में तंग करने के लिए कि आपके साथ एक बयाना किया, इंटेंट कभी भी नहीं थी पैसे देने की, और जाके स्टे ले लिया और साल साल वो मामला अदालतों में चलते थे और जिससे नुकसान होता था। अच्छा जी, ये तो बात हो गई सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हवाले से। अब मुझे ये बताएं कि अगर शख्स जो अदालत में बतौर मुद्दई खड़ा है, एज प्लेंटिफ खड़ा है, अगर वो रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट ना जमा करवा सके तो उसका कोई ऑल्टरनेट चीज़ है? किसी की नज़र में ये बात है? यस यंग मैन, जो अपना यस एक्सेलेंट। इफ़ यू डू नॉट हैव द रेडी कैश, आप बैंक गारंटी वगैरह कोर्ट में दे सकते हैं। इसके ऊपर रीसेंट जजमेंट्स भी हैं। नाउ दिस अगेन डिपेंड्स ऑन द discretion of the court, if the court is willing to take it.
बैंक गारंटी आप दे सकते हैं, बैंक गारंटी ले लेती हैं कोर्ट्स, और बहुत से केसेस में हमने ये देखा है कि हमने रेडी कैश नहीं है, हमने बैंक गारंटीज दे दी हैं। सर बैंक गारंटी के लिए तो उसको कैश देना पड़ेगा जो तभी इसको वो उसमें एक नाइसिटी ये भी है, मतलब मैं अब ये ऑन रिकॉर्ड अब तो ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन होता ये है कि यू हैव द कैश और यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप विद द बैंक, तो बैंक कई दफ़ा आउट ऑफ द वे जाके भी आपको ऑनर कर देता है। उन्हें पता होता है कि इनके अकाउंट में एक इनफ्लो और आउटफ्लो रहता है, और ये एक फाइनेंशियली साउंड इदारा है या शख्सियत है, तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। बेसिकली अकाउंट में पैसे होते हैं आपके, लेकिन वो आपने रखे होते हैं फॉर अ सर्टेन पर्पस, लेकिन जब इस तरह का मामला आ जाए तो फिर एक बैंक गारंटी भी कोर्ट में दे दी जाती है। तो उस तरह ये है कि बैंक बाउंड हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स आप भी बाउंड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज द कंसिडरेशन क्लॉज। अब कंसिडरेशन क्लॉज में अगर आप देखें, देयर आर टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन। देयर इज अ मॉनेटरी कंसिडरेशन, there is a services consideration, there is a goods consideration, and of course there are the other exchanges. Any questions on this thing? ये तो एक relevantly बहुत easy सी चीज़ ही है। अगला है ensuring valid consideration, कि आपने इंश्योर करना है कि एडवोकेसी हो। अच्छा, लॉ इस चीज़ के ऊपर बड़ा क्लियर है कि एनीथिंग विच इज़ ऑफ वैल्यू टू यू इज ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन। बेशक वो इक्वल वैल्यू की ना हो, लेकिन इट इज ऑफ सम वैल्यू टू यू। व्हेन यू आर रेडी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन। यार वो लड़के मेरे बाहर खड़े हैं, उनसे पूछूं उन्होंने वो एक चीज़ बनाई है जो मैंने उन्हें कहा है, मैंने इन बच्चों के साथ शेयर करनी है। नेक्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज। जैसे कि मैंने पहले थोड़ा देर पहले बताया कि वंस यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज होती है रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज की, जो कि हर पार्टी अपने हद तक एक रिप्रेजेंटेशन और वारंटी देती है कि येस वी विल फुलफिल द एग्रीमेंट, वी विल स्टैंड बाय द टर्म्स दैट आर स्टेटेड हियर इन बिलो, और उसमें एक तरह की सर्टिफिकेशन होती है उनकी तरफ से कि ये चीज़ हम करेंगे, और अगर हम ये ना करें तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ केसेस में ऑटोमेटिक हो जाती है, कुछ में यू हैव टू गिव अ नोटिस, और ये तो आपने रिप्रेजेंटेशन एंड वारंटीज़ की क्लॉजेस भी देनी है। मैंने अभी एक्चुअली एक एग्रीमेंट मंगवाया है, मैं वो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, और उसके अंदर ये चीज़ें सारी आ जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले देयर आर बेसिकली टू थिंग्स जो कि आपने अपनी नज़र में रखनी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। नंबर वन, देयर आर फैक्चुअल क्वेश्चंस, एंड नंबर टू, देयर आर द लीगल क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस क्या है? ये वो इंफॉर्मेशन सीकिंग क्वेश्चंस हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, एंड इफ़ आई एम फ्रॉम द साइड ऑफ द एम्प्लॉयर, तो मैं उस इंफॉर्मेशन को सीख करूँगा कि कौन कौन से फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, कि इसका डेजिग्नेशन क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, इसकी टर्मिनेशन किस तरह होगी, इसके बोनसेस एंड इंसेंटिव्स कैसे होंगे, इसको रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं उसमें मेंशन होंगी। ये एक फैक्चुअल एक लिस्ट बनेगी क्वेश्चंस की, जिसको सामने रखते हुए मैं एग्रीमेंट बनाऊंगा। लीगल साइड पे मैं क्या देखूंगा कि जुरिस्डिक्शन क्या होगी, किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होगी, ये मामला कहाँ जाएगा, गवर्निंग लॉ क्या होगा, इंडेमनिटी क्या होगी। ये सब वो चीज़ें जो मैं लीगल साइड पे देखूंगा कि अगर मामलात बिगड़ते हैं तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से क्या मैकेनिज़्म होगा, आया आर्बिट्रेशन होगी या मीडिएशन होगी। आप में से वो दोस्त जो अब तक ऑफिशियली किसी आर्बिट्रेशन मैटर में इन्वॉल्व हुए हैं, रेज योर हैंड्स। चलें, लेट मी पुट अ क्वेश्चन टू यू।
In most of the contracts, especially when we draft for companies and banks and for government institutions, we add a clause which is known as the arbitration clause. उसका मकसद क्या होता है? Sorry? Okay. मकसद यही होता है कि हमारे यहाँ एक्चुअली कोर्ट इज़ द फर्स्ट रेजॉर्ट, जबकि होना ही चाहिए कोर्ट शुड बी द लास्ट रेजॉर्ट टू सेटल एनी डिस्प्यूट। तो आर्बिट्रेशन क्लॉज इसलिए डाली जाती हैं कि बिफोर गोइंग इनटू द कोर्ट एंड एंटरिंग इनटू अ लीगल बैटल देयर मस्ट बी अ मैकेनिज़्म जिससे आप उन चीज़ों को सेटल आउट कर सकें, चाहे वो आर्बिट्रेशन की सूरत में हो, मीडिएशन की सूरत में हो, या किसी तरह भी आप उसको एमिकेबली सॉल्व कर सकें। ये क्लॉजेस डालने का एक और भी वजह ये होती है, आप अक्सर ये देखेंगे कि इंसिस्ट जो करती हैं पार्टीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आई रिप्रेजेंट अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड कंपनीज एंड मल्टीनेशनल्स, उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन क्लॉज इसलिए लिखी होती है और एक आर्बिट्रेटर भी उन्होंने पहले से अपॉइंट किया होता है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट दैट पर्सन शैल बी द आर्बिट्रेटर, बी द सोल आर्बिट्रेटर। मकसद ये होता है कि जब कभी डिस्प्यूट हो तो बजाय कि ये शख्स हमें कोर्ट में घसीटे, हम इसको अपने ही लेवल पर यहाँ पे मामलात को सेटल कर लें। लेकिन होता क्या है कि लोग फिर भी कोर्ट जाना पसंद करते हैं, कोर्ट में जाके दावा दायर कर देते हैं। अब इसी तरह मैं आपको बताऊं कि मैं एक हाउसिंग सोसाइटी है, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट हाउसिंग सोसाइटीज़ इन लाहौर आफ्टर DHA, मैं उनका लीगल एडवाइज़र हूँ। हम लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाली हुई है और उसमें हमने लिखा हुआ है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट द मैटर शैल बी रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमने डिफ़ाइन किया। तो जब कभी हमारा कोई डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई अलॉटमेंट के मामलात होते हैं, पोजेशन के मामलात होते हैं, या टर्मिनेशन के मामलात होते हैं कि अगर आपने किस्तों में प्लॉट दिया है उसकी किस्तवार अदायगी में ताख़ीर हो रही है, तो हम एक नोटिस उनको भेजते हैं कि यू आर वायलेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो आपके हमारे दरमियान है। फिर उसे एक फ़ाइनल टर्मिनेशन नोटिस भेज के हम टर्मिनेट कर देते हैं अगर वो शख्स अपनी डिफ़ॉल्ट से बाज ना आए। इसी तरह हमने एक प्लॉट टर्मिनेट किया, वो शख्स ने एक दावा दायर कर दिया कोर्ट में जाके। आप लोगों के लिए टिप ये है कि जब कभी कोई ऐसा दावा अगेंस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज हो वो कोर्ट में जाए, तो सबसे पहले आपने सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट की एप्लीकेशन देनी है। वो एप्लीकेशन इसलिए देनी है कि द सूट कैन नॉट प्रोसीड सिंस देयर इज़ एन आर्बिट्रेशन क्लॉज एंड द मैटर हैज़ टू बी सेटल्ड एट द आर्बिट्रेशन लेवल। उससे ये होता है कि मामला रुक जाता है और कोर्ट जो है वो मामले को आगे भेज देती है बिफोर दी आर्बिट्रेटर। हमारे एक इंटरेस्टिंग केस में जज साहब को जब मैंने सेक्शन 34 की एप्लीकेशन दी, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स की, कि मामला प्रोसीड नहीं हो सकता कोर्ट में, कोर्ट 1 साल तक उसके ऊपर कोई फैसला ना कर सके। दिस इज़ द हाइट ऑफ इनकॉम्पिटेंसी ऑन पार्ट ऑफ दैट जुडिशियल ऑफिसर। I don't know whether intently or the otherwise he was not proceeding with the decision of the application, कि जब एक एप्लीकेशन दे दी कि नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट दिखा दिया, क्लॉज पढ़ा दी कि जो आप रेफ़र कर दे मामला लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, उन साहब ने वो मेरी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी। जस्ट इमेजिन, उन्होंने कहा ये एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं है, जबकि फर्स्ट हेयरिंग के ऊपर ही हमने वो एप्लीकेशन दी। मुझे वो एप्लीकेशन के ऑर्डर के अगेंस्ट एपलेट कोर्ट में जाना पड़ा। एपलेट कोर्ट में जाके हमने वो फैसला रिवर्स करवाया। अब इस असना में तकरीबन 1.5-2 साल लग गए। लॉट ऑफ टाइम वेस्टेड, lot of energies wasted, and of course there were costs involved as well. They engaged a lawyer, we engaged the lawyer, और फिर वो सारा मामला हुआ।
तो कहने की बात ये कि ट्रेनिंग जो लॉयर्स की अगर होने वाली है तो जजेस की भी होने वाली है। इसी तरह आर्बिट्रेशन की क्लॉजेज इसलिए भी डाली जाती हैं टू सेव कॉस्ट्स। आपको सबको पता है कि जब कोर्ट में जाते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ कॉस्ट्स इन्वॉल्व। तो आर्बिट्रेशन में ये होता है कि फ्रेंडली एमिकेबल एनवायरनमेंट में बैठ के आप मामला को हल कर लेते हैं। सर, स्टे अगर लेना हो आर्बिट्रेशन में जाना पड़ेगा या कोर्ट में जाना? सॉरी, स्टे किस तरह? सर, जैसे कोई केस आता है कोर्ट में, सर उसको फर्दर हम एडवर्टाइज जैसे ना करें, उसके लिए स्टे एप्लीकेशन देते हैं, तो वो बिफोर आर्बिट्रेशन स्टे एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि कोर्ट में जाके केस में? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर प्रोपोजिशन। सर, स्टे एप्लीकेशन देते हैं किसी प्रॉपर्टी वगैरह के स्टे देने के लिए। स्टे एप्लीकेशन कैसे आप देंगे? देयर हैज़ टू बी अ प्रोपोजिशन ना, कोई एग्रीमेंट हुआ बिटवीन द पार्टीज, सेल परचेज एग्रीमेंट था, लैंड की मामलात का था, आपने स्टे क्यों लेना है? हमारे यहाँ अच्छा एक ये भी चीज़ बड़ी है, आप इस चीज़ को देखेंगे, लोग उठते हैं और कहते हैं जी स्टे लेना है। व्हाट इज़ स्टे? स्टे क्या है? स्टे कुछ नहीं है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोपोजिशन क्या है, उस प्रोपोजिशन में रहते हुए आपके हक हकूक़ क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, और उसको सेफगार्ड का मैकेनिज़्म आया कॉन्ट्रैक्ट में दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, जो कि आर्बिट्रेशन और मीडिएशन क्लॉजेस के हवाले से होता है। अगर तो आपको लगे कि agreement is absolutely silent and there is nothing to safeguard your rights and interests, then for protection of your rights and interests you will go into the court. जैसे अक्सर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस में ये होता है कि बायर ने एक ज़मीन ख़रीदनी थी, उसका उसने बयाना किया हुआ था, बकिया अमाउंट वो देने को तैयार है, जो मालिक है वो लेने को तैयार नहीं है, ट्रांसफ़र करने को तैयार नहीं है, और वो आगे किसी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी बेच रहा है। तो उस प्रॉपर्टी की सेल या फर्दर एलियनेशन को बचाने के लिए फिर आप कोर्ट में जाके एक स्टे लेते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? सो यू आर प्रोटेक्टिंग योर राइट्स एंड इंटरेस्ट्स एज अ बायर, कि जनाब मेरा राइट था, मैंने इसके साथ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किया, ही इज़ वायलेटिंग द टर्म्स, the court has to intervene to protect my rights and interests, otherwise I will be suffering irreparable loss and injury to my proprietary and possessory rights. सर, मैं कॉन्ट्रैक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा हूँ, कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स होता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट पार्टी है ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स का प्राइवेट पार्टी के साथ तो ताल्लुक ही कोई नहीं होता। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही उनके साथ करती है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सरकारी इदारा है, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट वो किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड वेंडर के साथ करेंगे। उन कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर आप देखेंगे 100% देयर इज एन आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है, ठीक है। वो आर्बिट्रेशन क्लॉज इसलिए होती है, जो मैं ये सारा आप लोगों को बता रहा था, कि कॉस्ट सेविंग, टाइम सेविंग और एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। Not everyone, especially the government, is not always willing to go into courts. They want to settle the matters out of court ताकि जो मामला हल हो जाए। अब उस सूरत में आप क्या कह रहे हैं, क्या स्टे लेना है आप? फॉर एग्जाम्पल आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो, और हर इदारा, हर शख्स जो है वो कानून के ताबे है। गवर्नमेंट ने अगर कोई चीज़ एडवर्टाइज़ करनी है, पंजाब की अगर हम बात करें, देयर आर पेपरा रूल्स। पेपरा रूल्स के तहत एडवर्टाइज़ होगा कि हम ये चीज़ जो है करने जा रहे हैं या ख़रीदने जा रहे हैं या बेचने जा रहे हैं, वटेवर। उस रूल्स के कुछ पैरामीटर्स हैं, गाइडलाइंस हैं। अगर उसकी वायलेशन होगी तो देन यू विल फाइल अ रिट पिटिशन बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट कि जनाब ये, या फिर आप मुतलका इदारे के पास चलिए। फॉर एग्जांपल, यू विल फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द पेपरा कि ये पेपरा बायलॉज की वायलेशन करते हुए फ़लाँ सरकारी इदारा ये चीज़ प्रिक्योर कर रहा है।
तो या तो आप पेपरा में चले जाएंगे या आप हाई कोर्ट में आ जाएंगे इन केस देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेट एफिकेशियस स्पीडी रेमेडी। आर्टिकल 199 अगर आप पढ़े तो उसमें यही है ना कि अगर कोई ऑल्टरनेट एफिकेशियस स्पीडी रेमेडी नहीं है तो देन यू विल अप्रोच द कोर्ट एंड यू विल अप्रोच द हाई कोर्ट कि देयर इज़ अ ब्लैटेंट वायलेशन ऑफ लॉ। उस वायलेशन को रोकने के लिए आप एक रिट कर देंगे हाई कोर्ट में। बट नाउ हम फिर दोबारा इस सारे मामला से हट रहे हैं। मैं आपको बता रहा था अबाउट द आर्बिट्रेशन। हमारे आर्बिट्रेशन क्लॉज में एक और केस में ये हुआ कि देयर इज़ नो फ़ी टू दी आर्बिट्रेटर, क्योंकि हमने एक अपॉइंट किया हुआ न्यूट्रल शख्स, वो डिस्प्यूट सेटल करता है। कोर्ट ने एक केस में जब मामला आर्बिट्रेटर के पास भेजा तो उसमें उन्होंने एक 5 लाख की अमाउंट जो है वो इंसर्ट कर दी कि यू बोथ द पार्टीज हैव टू पे 5 लाख टू द आर्बिट्रेटर, जबकि हमारे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में देयर वाज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो हमें वो भी चैलेंज करना पड़ा और मैंने 2-3 गुजारिशात की हैं बिफोर द लाहौर हाई कोर्ट। सिंस आई एम हेडिंग द लीगल एजुकेशन कमेटी एज वेल एंड द आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन कमेटी ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट कि जनाब इस बारे में मीडिएशन आर्बिट्रेशन के हवाले से देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट नीड टू बी सेटल्ड वेरी क्लियरली, और उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए लोअर जुडिशरी की कि जब इस किस्म के मामला आएँ तो दे हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। अदरवाइज़ होता ये है कि ये एक सिंपल सा मामला जो इतना कॉम्प्लेक्स और लेंदी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग के साथ बहुत कॉस्टली हो जाता है, एंड नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड कॉस्टली लिटिगेशन। Now coming back to the thing, confidentiality and non-disclosure clauses, ये बहुत important clauses होते हैं। For example, अगर आपने एक employment contract किया है, एक employee रखा है, उस employee को during the course of the employment he gets information which is very confidential, which is very important, या एक कंपैटिटिव सेटअप में एक शख्स काम कर रहा है और उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाती है तो ये हम ज़रूर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेस डालते हैं कि वो उस इंफॉर्मेशन को शेयर आउट नहीं करेगा, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है क्योंकि हमारा कोर बिज़नेस जो है या हमारा कोर इंग्रेडिएंट जो है वो इफ़ेक्ट होगा, और ज़ाहिरी बात है हमारी कंपनी जो है वो तो ख़त्म हो जाएगी। उसके पास जो एक मोनोपोली है या वट एवर दी स्ट्रेंथ एंड अथॉरिटी दैट कंपनी में हैव। फूड इंडस्ट्री में मेरे जानने वाले हैं इज़ वर्किंग विद KFC। अब KFC जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करता है या जो मिक्सचर होता है उनके इंग्रेडिएंट्स का, वो इतना टॉप कॉन्फिडेंशियल होता है कि इट कैन नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस बी शेयर्ड विद एनीवन, वरना उनकी जो रेसिपी है वो तो सारी लीक आउट हो जाएगी। देयर विल लॉट ऑफ अदर ब्रांड्स हु मे बी कम्पीटिंग विद KFC विद बेटर रेट्स, और तो KFC की जो अपनी एक अथॉरिटी है मोनोपोली वो तो ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह पेप्सी कोला या कोक है, उनकी एक इंग्रेडिएंट है, तो वो इंफॉर्मेशन जो भी विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगी यू कैन नॉट शेयर। और उसमें चीज़ें होती कि इवन आफ्टर पोस्ट रिटायरमेंट या पोस्ट टर्मिनेशन यू विल नॉट शेयर दोज थिंग्स विद एनीवन, और उसमें बहुत हैवी किस्म की हमने डैमेजेस लगाए होते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं। स्टारबक्स की जो रेसिपी लीक आउट हुई थी, आई हैव नो आइडिया। सर आपने जो आर्बिट्रेशन की डिस्कशन की है, इसके आर्बिट्रेशन क्लॉज आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, लेकिन आर्बिट्रेशन क्लॉज को रिकग्निशन है, एनफोर्समेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन, सॉरी, रिकग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड्स, जिस तरह न्यूयॉर्क कन्वेंशन से उसमें आपको लगता है कि आप पाकिस्तानी सिस्टम में बहुत इश्यूज। हाँ, इश्यूज़ यहाँ पे हैं क्योंकि जो फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जब हम यहाँ पे कोर्ट में आते हैं तो इट इज़ लेंथी, लेकिन बहरहाल अभी रिसेंट जजमेंट्स तो बहुत सी आ भी गई हैं कि जहाँ पे उसको इमीडिएटली जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, इन्फोर्स कर दिया जाता है, लेकिन इट टुक सम टाइम फॉर आवर कोर्ट्स टू डेवलप दैट सॉर्ट ऑफ एक्सपर्टीज़, क्योंकि हमारे यहाँ वो चीज़ें जो हैं वो उस तरह नहीं है। उसकी एक बहुत सी वजह ये भी है कि हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब उस तरह की है नहीं। फॉरेन इन्वेस्टर्स का अब उस तरह का रुझान नहीं है जो 80s में या 70s या 60s में था।
तो अब ग्रेजुअली तो हम ये देख रहे हैं कि जितने भी ये बड़े ब्रांड्स हैं, the other day I was sitting in a meeting where I got to know कि a very major donut company, मैं नाम नहीं लूँगा, they are planning to leave Pakistan. तो उनकी जगह जगह यहाँ ब्रांचेज हैं, for last 25 years they are in Pakistan. तो अगर इस तरह के बड़ी इदारे, बड़ी कंपनीज जो हैं, अगर वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, तो ये फ़ौरन आर्बिट्रल अवार्ड्स की इम्प्लीमेंटेशन तो बस फिर अब आप सोचें कि मिनिमाइज़ होती जाएगी। ये भी सिचुएशन है, ये भी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आगे आ जाते हैं लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी एंड इंडेमनिटी क्लॉजेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कह लें कि जो एक झगड़ा चल रहा होता है बिटवीन दी लॉयर्स, कि हर पार्टी अपने आप को इंडेमनिफाई करना चाहती है कि इन केस अगर कुछ हो जाए। देयर आर लॉट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जहाँ पे इंडेमनिटी क्लॉजेस को हम इस तरह ड्राफ्ट करते हैं, इंटेलिजेंटली ड्राफ्ट करते हैं कि बज़ाहिर अगर उसकी बेयर रीडिंग आप करें तो आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअली हम इंडेमनिटी किस हद तक ले रहे हैं। लेकिन जो लॉयर्स होते हैं, जो स्मार्ट लॉयर्स होते हैं, वो सबसे पहले इंडेमनिटी क्लॉजेस को पकड़ते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आपके पास वेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के केसेस आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएंगे कि आप इसको वेट करें, तो आप सबसे पहले इंडेमनिटी क्लॉजेस को देखेंगे कि एक्चुअली इंडेमनिफिकेशन क्या सीख की जा रही है, क्या दी जा रही है। तो इसके ऊपर जो है सबसे ज़्यादा फोकस होता है लॉयर्स का, इवन क्लाइंट्स का भी, क्योंकि एवरीवन वांट्स टू बी इंडेमनिफाइड, कि उनसे कोई भी गलती हो जाए, कुछ भी हो जाए तो उनके पास एक इंडेमनिफिकेशन हो। इवन लॉयर्स इन पाकिस्तान हु आर राइटिंग ओपिनियंस, उन्होंने नीचे एक छोटी सी ना एक इंडेमनिफिकेशन की क्लॉजेस भी डाली होती हैं कि, और इवन अगर हम अपने ऑर्डर्स भी देखें तो ऑर्डर्स जो होते हैं उनमें भी कई दफ़ा एक इस तरह की क्लॉज होती है, सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू एक्सेप्शंस अंडर द लॉ, इस तरह की बातें लिखी होती हैं। इंडेमनिफिकेशन और इंडेमनिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमन एरर तो बहरहाल इन्वॉल्व्ड रहता ही है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं करनी हैं। उसके बाद है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ द पार्टीज़ वुड सेटल देयर डिस्प्यूट्स अगर वो अराइज हो जाए। एक सेकेंड सर, वो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ शेयर करना है, उसके लिए मैं ग्रुप पे करके यहाँ पे भी अगर आप व्हाट्सएप पे भेज दें या तो यहाँ मेरी वो हम लड़का ही बैठा हुआ है, मैं से बात ईमेल अगर कर दें, ईमेल अब मुझे कर दीजिए तो मैं यहाँ पे इसके ऊपर डायरेक्टली खोल लूँगा और ग्रुप में भी इनके डाल लूँगा। अभी वो जो आपका बच्चा नहीं, उसे कहें कि वो जो फ़खर है ना मेरा, फ़खर साहब बैठे, हाँ वो ज़रा कॉन्ट्रैक्ट ज़रा करवा, उनसे लेके कॉन्ट्रैक्ट आप प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो और मुझे यूएसबी पे ला दो, जो भी वो करता है। सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे सर। मैं बताता कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में बेसिकली आर्बिट्रेशन, मीडिएशन वगैरह आ जाती है और ये क्लॉजेस हमारी जो होती हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का। इसका इंसर्ट करने का मकसद ही यही होता है कि आपने किस तरह इन मामलात को हल करना है। उसके बाद जो क्लॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ द गवर्निंग लॉ एंड जुरिस्डिक्शन। आपकी इजाज़त से डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी रोज़ी रोटी इससे वाबस्ता है। आर्बिट्रेशन की तरफ जाएगी, कौन से शहर के अंदर जाएगी, आर्बिट्रेशन कौन से शहर के अंदर होगी, कौन से सिविल कोर्ट के पास पावर होगी, कौन इसको इस तरीके से डील करेगा। तो दिस बिकम्स वेरी वेरी रेलेवेंट व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग इट एज वेल। डाउन द लाइन अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो मुकदमा भी आपके पास आता है कि कराची के अंदर ज्यूरिसडिक्शन चली जाती है, दुबई के अंदर ज्यूरिसडिक्शन चली जाती है और आप यहाँ पे इसको कहते हैं यूर आउट ऑफ द एंटायर प्रोसेस एज वेल। अब क्लाइंट की मर्ज़ी के साथ ये चीज़ें डिस्कस करके कौन से शहर का मुकदमा बहुत कम नौइयत मालियत का और इंग्लैंड के अंदर करोड़ों लाखों पाउंड का ख़र्चा आप लिख दें और ज्यूरिसडिक्शन आप वहाँ पे बना दें तो इट बिकम्स प्रैक्टिकली अनएनफोर्सेबल।
इंडिया में आप मुआहदा कर रहे हैं पाकिस्तान से किसी फिल्म के लिए, किसी एक्टर के लिए, इंडिया की आप ज्यूरिसडिक्शन देंगे तो हमारा आपका क्लाइंट करोड़ रुपए के लिए भी वहाँ पे जाके रिकवरी करने के लिए उनकी होम ग्राउंड के ऊपर जाके करे कि ना करे. सो स्टफ लाइक दैट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट. भाई अभी इसके बारे में भी बात करेंगे. आप चूँकि इसमें इतनी अटेंशन अभी पे मुझे करते हुए नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैं पे का वर्ड आपके सामने इसीलिए बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रोज़ी रोटी एंड यू नीड टू सी कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है. मेरा कागज़ के ऊपर मुआहदा नहीं लिखा जाता है, ये सारे आपस में इंटरलॉक करके कौन सा किस जगह के ऊपर ज्यूरिसडिक्शन बनती है, कॉज ऑफ एक्शन कैसे बनेगा, आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो सिविल कोर्ट नहीं जा सकेंगे. कौन आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने का क्या तरीका है, आर्बिट्रेशन का फिर कोई स्पेशलिस्ट इसके ऊपर चलाएगा कि आर्बिट्रेशन में जाना भी चाहिए कि नहीं. मैं अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड करता हूँ आर्बिट्रेशन में जाने की क्लॉज डालने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा सिविल कोर्ट की डालें. बिकॉज आर्बिट्रेशन के अंदर होता है अवार्ड होने के बाद फिर से ट्रायल शुरू हो जाता है एक और सिरे से कि जी फ्रॉड हुआ है कि नहीं. सो सीधा ही जाके आप एक डिग्री हासिल करें, ना कि आप रूल ऑफ कोर्ट बनवाने के अंदर इतना टाइम लगाएं. सो सॉरी टू इंटरफेयर बट इधर गुफ्तगू करने की कोई मुझे रीज़न नहीं समझ आ रही. वाई इज़ एवरी वन वेन टॉकिंग ऑन द राइट साइड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. प्लीज़ इन लोगों को थोड़ा इधर भी आ जाए. वो स्लाइड्स की वजह से बैठे होंगे. अच्छा उनके सामने करने. कौन सी वाली अगली सर जी? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉज सर. अच्छा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के हवाले से एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि जब आपने अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल योर क्लाइंट इज़ सिटिंग इन लाहौर, द अदर साइड इज़ फ्रॉम कराची, तो ये इशू भी आ जाता है कि यू वुड नॉट लाइक टू गो इनटू कराची और वहाँ जाके आप मामलात को देखें. तो हम सीट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो लाहौर में ही रखवाते हैं. फिर लैंग्वेज की बात आ जाती है कि आर्बिट्रेशन की लैंग्वेज क्या होगी, आइदर इट विल बी इन उर्दू और इट विल बी इन इंग्लिश. और फिर उसमें ये है कि आर्बिट्रेटर सिंगल होगा या दोनों पार्टीज़ अपना अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी, उसके बाद वो मिलके एक एम्पायर अपॉइंट करेंगे. तो ये जिस तरह अहमद साहब ने कहा, ये एक बहुत लेंथी प्रोसेस ज़रूर हो जाता है, लेकिन इट अगेन डिपेंड्स कि व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इट इज़, आपके क्लाइंट का इंटरेस्ट क्या है. अगर तो बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स लेंदी किस्म के मामलात हैं, कोई बहुत बड़े इदारों के एक्विजिशंस हैं, मर्जर्स हैं, फिर तो समझ आती है. लेकिन अगर छोटे मोटे मामलात हैं तो उसमें बेहतर यही है कि आर्बिट्रेशन को जो है वो सोल आर्बिट्रेटर रख कर मामलात को ख़त्म करें. और अमूमन आर्बिट्रेटर भी वो होता है जो हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि आपका एक ख़ास आदमी होता है जिसको आपने अपॉइंट करना ही करना होता है, और उसने राइट और लेफ़्ट करके मामलात आपके हक़ में फ़ैसले देने ही देने होते हैं. इन केस अगर ना हो तो फिर होता ये है कि एक टाइम बाइंग टैक्टिक भी ये होता है. ये एक क्लेवर कह लें कि ये तरीक़ेकार होते हैं कि डायरेक्टली लोगों को रोकना फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट्स. आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दी, आर्बिट्रेशन क्लॉज में वो टाइम लगेगा, एक अवार्ड आएगा, फिर उस अवार्ड को वो चैलेंज करेंगे बिफोर द सिविल कोर्ट, फिर उसमें आप ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे और फिर वो पूरे ट्रायल की तरह मामला चलता है. तो ये सारी चीज़ें इसलिए भी होती हैं. इट अगेन डिपेंड्स. मैंने वही जो शुरू में कहा कि व्हाट एक्चुअली इज़ द इंटेंट ऑफ योर क्लाइंट एंड हाउ क्लेवरली यू कैन मेक और रिप्रोड्यूस दैट विद इन द पैरामीटर्स ऑफ लॉ. इन चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें आपने करनी है. कोई दोस्त बता सकता है कि सीट ऑफ आर्बिट्रेशन की सिग्निफिकेंस क्या होती है, अदर दैन द फैक्ट कि जी वो उस शहर के अंदर हो रही होगी. सीट ऑफ आर्बिट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट? हाँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फर्दर अभी एक रीसेंट जजमेंट आई है शाहिद करीम साहब की, और उससे पहले मंसूर अली शाह साहब की भी जजमेंट है. Seat of arbitration also determines whether the award is going to be treated as a domestic arbitration award or a foreign arbitration award. Foreign arbitration award हो तो उसका और domestic arbitration award के में फ़र्क क्या होता है? कोई बता सकता है? What difference does it make? Practical. Domestic का 1940 वाले लॉ applicable होता है, और अगर foreign arbitral award होगा तो उसके ऊपर DR20 के रेगुलर वे ऑफ कन्वेंशन लगती है. वो कन्वेंशन सही है. प्रैक्टिकली बताओ क्या फ़र्क पड़ता है?
फ़र्क क्या पड़ता है? फॉरेन अवार्ड कौन सी कोर्ट में जाता है और लोकल डोमेस्टिक अवार्ड कौन सी कोर्ट में जाता है? और हाँ, ये फ़र्क पड़ता है आपको। ये वाली जो इंटरप्रिटेशंस वगैरह हैं, सो अगर आप हाई कोर्ट के वकील ही नहीं हैं और आपने बीच में फॉरेन अवार्ड बना दिया है कि दुबई जाएंगे, तो आप तो फारिग हैं ना। आप दुबई जाएंगे ना, आपको यहाँ पे की ना जब इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे आएंगे अवार्ड वहाँ से दुबई से उठा के, तो यहाँ पे किसको कहते हैं, दे विल नॉट एंगेज यू बिकॉज हाई सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन ही नहीं। आई एम डीलिंग विद अ कपल ऑफ केसेस ऑन दिस पॉइंट एज वेल। सो आगे सर लें जी, आगे फोर्स मेजोर क्लॉजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को आइडिया व्हाट इज अ फोर्स मेजोर क्लॉज? सर इसके अंदर ये होता है कि हाथ खड़ा करके एनी अनफोर्सीन इवेंट या कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है और जो क्लाइंट है वो अपनी ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर सकता, इन दैट केस ही इज नॉट लायबल फॉर द डैमेज कॉज्ड टू द पॉइंट। अनफोर्सीन इवेंट क्या हो सकता है? अनफोर्सीन इवेंट तो इतना ज़्यादा ब्रॉड है कि उसका बिजनेस ठप हो गया तो वो कहता है कि मुझे मेरे से पैसे ना लें। सर फॉर इंस्टेंस कि अगर पार्टीज़ का कोई यानी कि है माहिदा है कि आप मीट मुझे करेंगे सप्लाई, और रास्ते के अंदर जो है जो सी वेसल है वो ख़राब हो जाती है, उसकी वजह से जो मीट है वो स्पॉइल हो जाता है, then the party who is sending the meat is not responsible for the losses that he is going to incur from that. मुकम्मल तौर पे आउट ऑफ कंट्रोल वाला होना, इट्स मोर अलॉन्ग द लाइंस ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। वबा आ जाती है, कोविड आ जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें वगैरह, अगर फोर्सिएबल कोई चीज़ है फिर आप शायद इसको कहते हैं फोर्स मेजर लगता है, नहीं लगता वगैरह, बट इसकी सिग्निफिकेंस क्या है ज़रा ये बता दे कोई दोस्त। हाँ कंप्यूटर से आने आ रही है उसमें ग्रुप में भेज दिया आपको, तो ईमेल करके आप अपने इसके ऊपर से खोल बता लीजिए सर। If there is a force majeure clause, any affected party does not have to pay damages for which it is not responsible. सिर्फ डैमेजेस नहीं, कोई और दोस्त बता सकता है? राइट वाले दोस्त बताएंगे, बहुत लर्नर्ड हैं, बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बता दीजिए। फोर्स मेजर का इफेक्ट क्या होता है यार? क्लॉज क्यों डालते हैं? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए खराब नहीं यार, anyone? Which impacts your obligation. How? So maybe then you're no longer obligated to perform that contract. For the time period that the force majeure event exists, COVID हो गई, for that time period वगैरह there is an option in there कि suspended होगा, और उससे फिर कोई अगर आपको वो कवर वगैरह अवेलेबल है तो उसके जो लीगल consequences आपके ख़िलाफ़ चल सकते थे for being unable to perform, वो आपकी for that time period discharge होती है। और अगर वो फोर्स मेजर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से ज़्यादा हो जाए तो वहाँ पे फिर ऑप्शन भी कई दफ़ा दे दी जाती है कि यू कैन गो अहेड एंड टर्मिनेट ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स मेजर, कि नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। ये वाला क्लॉज, इसकी ये सिग्निफिकेंस होती है। अगर आपके क्लाइंट ने कुछ परफॉर्म करना है, आपके फवाद खान ने जाके इंडिया में फ़िल्म करनी है, कोविड वगैरह हो जाता है या उसको वीज़ा नहीं मिलता और स्टफ़ लाइक दैट। अब वीज़ा इस फोर्स मेजर में आता है कि नहीं, मगर ऐसे क्लॉज में जिसको कहते हैं लाइबिलिटी को सस्पेंड करने के लिए आपको सोच के एंटिसिपेट करके करना पड़ेगा। फोर्स मेजर में भी डालने की कोशिश करेंगे, और ये चीज़ें सारी की सारी, एक अच्छा वकील इस नुक्ते के ऊपर भी से सोचता है कि मेरे क्लाइंट की लाइबिलिटी वो चाहे भी अगर नहीं कर सकता, अवेलेबल भी हो नहीं कर सकता, तो वाई शुड ही बी मेड लाइबल फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग टाइम पीरियड एज वेल। वो अगर आप कवर नहीं करेंगे तो ही कैन बी स्टिल हेल्ड लाइबल एज वेल। सॉरी सर प्लीज। तो फोर्स मेजर क्लॉजेस को लेके अक्सर डिस्प्यूट्स जो है ये पैदा होते हैं बिटवीन दी क्लाइंट्स। इसमें एक्चुअली जो इवेंट होता है उसकी ही क्लैरिटी और उसके ऊपर ही सारी बातचीत हो रही होती है कि आया ये जो इवेंट है जिसने परफॉर्म करने से रोक दिया एक पार्टी को, क्या वो उस फोर्स मेजर इवेंट के अंदर आता है या नहीं। कोविड से पहले ये फोर्स मेजर वाला मामला जो था ये क्लियर इसलिए नहीं था कोविड के हवाले से क्योंकि उससे पहले ये ऐसा पेंडेमिक आया नहीं था। तो जब पेंडेमिक कोविड का आ गया
तो उसको लेके बहुत से कंपनीज़ ने और इदारों ने फोर्स मजोर क्लॉजेस को इन्वोक किया, तो ये भी एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया कि आया इसको ट्रीट करना है या नहीं करना, क्योंकि उसमें क्लैरिटी नहीं थी। तो इवेंचुअली इट वाज टेकन एज अ फोर्स मजोर इवेंट। तो ये पेंडेमिक के हवाले से जो है ये बात है। इसके बाद नेक्स्ट आपकी स्टैंडर्ड और बॉयलर प्लेट क्लॉजेज होती हैं। ये क्या होती हैं स्टैंडर्ड या बॉयलर प्लेट जिन्हें हम क्लॉजेज कहते हैं? एनी आइडिया? सॉरी, आवाज़ ही नहीं आ रही है, लगता रोज़ा बड़ा लग रहा है। नहीं, सर ये कोई एसेंशियल क्लॉजेज होती हैं जो कि हर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद होती हैं, प्री डिटर्मिन्ड होती हैं, पहले से ही तयशुदा होती हैं उस हवाले से कि जी duration of the fundamental premise of the contract. नहीं नो, आप मैडम कुछ कह रही थी, हाथ खड़ा किया था आपने। Yes, sir, it's a similar point. There are some standard clauses, for example, current contract में mostly आते हैं. Dispute resolution is one of them. और completing the contract completely, I don't remember the exact word, but clauses like that. इसमें गवर्निंग लॉज की क्लॉज आ जाती है, इसमें क्लॉज नोटिसेस के हवाले से आ जाती है कि किस तरह नोटिसेस देने हैं, क्या करना है, इसमें ओवरऑल एग्रीमेंट के हवाले से बात आ जाती है। तो ये जो बेसिक क्लॉजेस जो हैं ये इनको स्टैंडर्ड या हम बॉयलर प्लेट क्लॉजेस कहते हैं। वो अगर आ गया है इन द प्रोसेस ऑफ डाउनलोडिंग, आप USB दीजिए ना, यूएसबी नहीं है मेरे पास। मैं एक दस मिनट लगा देता हूँ। ग्रुप्स में शेयर हो गया सब कुछ। ग्रुप में से भी खोल लीजिए और इस पे कहाँ पे रिकॉर्ड लगा लीजिए और इस पे कॉपी कर लें। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के हवाले से एक लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि खाली सिर्फ ड्राफ्टिंग की हद तक आपने नहीं रहना, दिस इज़ हाफ द जॉब। असल चीज़ उसके बाद होती है उसकी एग्जीक्यूशन, उसकी रजिस्ट्रेशन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस पर स्टैम्प ड्यूटी कौन सी लग रही है, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, इसको आपने किस तरह रजिस्टर करवाना है, ताकि यू हैव टू कंप्लीट द प्रोसेस। इट्स जस्ट नॉट दैट यू आर गिवन अ टास्क कि आपने एक एग्रीमेंट बनाना है और वहाँ बात ख़त्म हो जाएगी। उसको आपने रजिस्टर करवा के स्टैम्प ड्यूटीज़ देकर और उसको सारे को आपने करना है। एक एग्रीमेंट हम खोल रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अब खोल लीजिए प्लीज़ अपने मोबाइल के ऊपर। किस नाम से शेयर हुआ? दोनों ग्रुप्स में चला लेक्चर के नाम से एक वर्ड डॉक्यूमेंट है, ड्रैग एंड ड्रॉप इट देना है, डेस्कटॉप पे पड़ा है। आप लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के नाम से आया होगा, खुल गया? नहीं, लेक्चर के नाम से वर्ड डॉक्यूमेंट है। ये बेसिकली एक सैम्पल रेक्विजिशन इंफॉर्मेशन फॉर्म है जो हम लोगों ने एक बनाया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है तो व्हाट बेसिक क्वेश्चंस यू विल बी required to ask from your client on the factual side and what legal questions that you have to address yourself। उसमें अगर आप फैक्चुअल क्वेश्चंस में देखें तो सबसे पहली चीज़ जो हम पूछ रहे हैं कि आपके पास कंपनी की डिटेल्स होनी चाहिए, कंपनी का नाम, कंपनी का स्टेटस। दूसरा, एम्प्लॉई इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तीसरा, पोजीशन कि किस पोजीशन के लिए उस एम्प्लॉई को इंगेज किया जाएगा, हायर किया जाएगा। चौथा, उसकी स्टार्ट डेट क्या है, कहाँ से ये शुरू होगा। पांचवा, ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होगा कि आया वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए होगा या किसी प्रोजेक्ट के लिए होगा। छठा, क्या प्रोबेशन पीरियड के क्या पहले 3 माह या 2 माह उसको अंडर प्रोबेशन रखा जाएगा बिफोर ही इज़ बीइंग रेगुलराइज्ड। सातवां, वर्क लोकेशन क्या आया उसने हेड ऑफिस में बैठना है या उसने फैक्ट्री साइट पे काम करना है या क्या लोकेशन होगी उसकी जॉब के हवाले से। वर्किंग आवर्स क्या होंगे,
उसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, बोनस एंड इंसेंटिव्स क्या होंगे जो उसको दिए जाएंगे, फिर अदर बेनिफिट्स क्या होंगे जो उसके साथ अटैच्ड होंगे, लीव पॉलिसी क्या होगी, एक्सपेंस रीइंबर्समेंट किस तरह होगी, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन जो अभी हमने नॉन डिस्क्लोजर की क्लॉजेस वगैरह देखी हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पॉलिसी कि कंपनी की पॉलिसी के अगेंस्ट या उसका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो ना हो, टर्मिनेशन कंडीशंस क्या होंगी, नोटिस पीरियड क्या होगा उसमें, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होगा, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स क्या, जॉब की ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी या पहले उसे ट्रेनिंग दी जाएगी बिफोर ही इज़ बीइंग रिक्रूटेड, फिर उसकी परफॉर्मेंस रिव्यू प्रोसेस क्या होगा कि उसका आया मंथली या क्वार्टरली उसकी परफॉर्मेंस का एक जायज़ा लिया जाएगा, नॉन कम्पीट क्लॉज कि वंस इज़ बीइंग रिडंडेंट तो वो कम्पीट नहीं करेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के हवाले से, रीलोकेशन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से क्या आया उसे रीलोकेट हम कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेक्स एंड स्पेशल क्लॉजेस। ये 25 बेसिक सवाल हैं जो कि आपके पास होने चाहिए बिफोर यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ड्राफ्टिंग एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि आपने अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन सीख करनी है, ये होगी बेसिक। उसके बाद आप लीगल क्वेश्चंस पर आ जाएं, ये जुरिस्डिक्शन एंड गवर्निंग लॉज क्या होंगे, एम्प्लॉयमेंट लॉ की कंप्लाइंसेस का आपको पता होना चाहिए, मिनिमम वेज की कंप्लाइंस, वो आपका क्लाइंट कहे कि जी मैंने तो मिनिमम वेज अगर इस वक्त 37,000 है तो वो कहे जी मैंने 32,000 देनी है, तो यू नीड टू करेक्ट हिम कि नहीं जनाब मिनिमम वेज रिक्वायरमेंट ही ये है इस वक्त। वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम के हवाले से क्या उसको पे किया जाएगा, उसकी लीव इंटाइटलमेंट क्या होगी, एम्प्लॉय की क्लासिफिकेशन क्या होगी, उसके बाद टैक्स डिडक्शंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आप उससे लेंगे, सोशल सिक्योरिटी एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशंस, discrimination and harassment laws, data protection and privacy, termination leave, severance pay कि जब आपने उसको एकदम नौकरी से निकालना है तो उसकी कोई पे है, severance क्या है, dispute resolution mechanism, non-compete and non-solicitation clauses, intellectual property laws, union and collective bargaining laws, compliance with industry specific regulations, record keeping requirements। ये वो बेसिक टूल्स समझ लें इंफॉर्मेशन कि आपके पास ये मटेरियल मौजूद होगा तो देन यू विल बी एबल टू ड्राफ्ट एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देख लें कि ये जितना सिंपलर हमें लग रहा था शुरू में, अब ये चीज़ें खुलकर जब आपके सामने हैं, इसी तरह के ये सवाल मुख्तलिफ एग्रीमेंट्स के हवाले से हैं। अगर आपने एक एग्रीमेंट टू सेल भी बनाना है एट अ वेरी बेसिक लेवल, तब भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास 15-20 सवालों की होनी चाहिए ताकि आप उसे एक कंप्लीट एग्रीमेंट बना के दे सकें। अब मैं आपको छोटी सी एक और मिसाल आगे देना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर ड्राफ्टिंग अ टर्मिनेशन क्लॉज। अब एक टर्मिनेशन क्लॉज बनाने के लिए भी दीज आर द क्वेश्चंस दैट यू विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर, कि आपने अपने क्लाइंट के साथ बैठ के पहले डिसाइड करना है कि टर्मिनेशन क्लॉज हमने क्या बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन क्या होगी, रिन्यूअल प्रोसेस क्या होगा, अर्ली टर्मिनेशन करनी है तो कैसे होगी, टर्मिनेशन नोटिस देना है कितने अरसे का देना है, कब देना है, किन हालात में देना है, टर्मिनेशन मेथड क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच क्या होंगे, लाइबिलिटी लिमिटेशंस क्या होंगी, डेटा हैंडलिंग पोस्ट टर्मिनेशन और सर्विस ट्रांजिशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जिसमें आर्बिट्रेशन मीडिएशन शामिल है, जुरिस्डिक्शन एंड गवर्निंग लॉज, फोर्स मजोर, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्लिगेशन पोस्ट टर्मिनेशन, रीनिगोशिएशन क्लॉज अगर आपने डालनी है या ऑटोमेटिक टर्मिनेशन सर्कमस्टांसेस आपने ऐड करने हैं, थर्ड पार्टी बेनिफिशरीज डालने हैं, सर्वाइवल ऑफ ऑब्लिगेशन, नोटिस ऑफ ब्रीच। यानी ये वो सवालात हैं जो कि एक क्लॉज बनाने से पहले यू विल हैव टू अंडरगो। तो ये दो सैम्पल्स आपको देने का मकसद ही यही था कि आपको एक फेयर आइडिया हो जाए कि जब आपने एम्बार्क करना है किसी ऐसी असाइनमेंट पे तो किन चीज़ों का आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमारे यहाँ होता यही है कि ना इन्फॉर्मेशन सीखी जाती है ना इन्फॉर्मेशन दी जाती है।
बस वो होता ये है कि चल चलाओ वाला काम होता है, कुछ यहाँ से पकड़ा कुछ वहाँ से देखा और आपने एक बना के दे दिया। उस तरह करने से ना तो आप में कभी वो मास्टरी आएगी, ना वो ग्रिप आएगा, और ना कभी आप उस लेवल पर जाएंगे कि लोग आपको एक अच्छा पे कर सकें। इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब आप एक इस तरह का रिक्विजिशन फॉर्म अपने क्लाइंट को भेज देंगे, जस्ट इमेजिन दी अमाउंट ऑफ इम्प्रेशन आपने उस पर जो क्रिएट कर देना है कि जनाब हम आपका एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं, तो दिस इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम योर एंड। जब वो इन्फॉर्मेशन आएगी देन यू विल सेंड अनदर ईमेल दैट वी वुड लाइक टू हैव अ मीटिंग विद यू, ताकि हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकें ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को। तो जब ये डिस्कशंस होने के बाद, ये इन्फॉर्मेशन के बाद जब आप एक ड्राफ्ट उसको भेजेंगे, सो ही विल टेक यू एज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड मैच्योर्ड लॉयर एंड ही विल बी विलिंग टू पे व्हाट यू विल बी आस्किंग फॉर इट। बाकी इसके ऊपर अहमद साहब बताएंगे। ये मैंने थोड़ा सा कंक्लूड आपको कर दिया है, अगर कोई और सवालात हैं तो ऑफ कोर्स भाई से ही बीच में करना चाहूँगा, बल्कि थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर डिफ़र करूँगा, बिकॉज़ मैं ये चीज़ें वगैरह कभी भी नहीं पूछता। इनका अलहदा अंदाज़ है, मेरा अलहदा है, क्लाइंटेल शायद अलहदा है। इम्पॉर्टेंट चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी मैं कम से कम नेगोशिएट करने के लिए करता हूँ। एक तो चीज़ होती है जो कि आप मुआहदे के अंदर लिख रहे हैं। I would not write these things down there at all. I would just write down, you work for me, you will do what I tell you, you will go where I tell you, I will, और कोई राइट्स वगैरह लिखने की नहीं ज़रूरत। I will terminate you whenever, 1 महीने का नोटिस, जाओ। ये सेठों के लिए आप ऐसे ही लिखते नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ ना कि मेरे भाई कॉर्पोरेट वाली साइट के ऊपर जिस तरीके से कर रहे हैं, नॉर्मली जहाँ पे आपकी फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेशंस और ये मल्टीनेशनल्स वगैरह होंगी, दे विल वहाँ पे भी आई बिलीव अपॉइंटमेंट लेटर और अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। इनकी पॉलिसीज़ ऑलरेडी इन चीज़ों की मौजूद होंगी। यू विल आस्क देम कि आपकी एम्प्लॉय पॉलिसी या कोई बायलॉज या कोई इस तरीके से आपने रेगुलेशंस बनाई हुई हैं कि नहीं। यू विल एग्जामिन दोज एंड यू विल इनकॉर्पोरेट दम। उनकी ड्यू डिलिजेंस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस वगैरह के अंदर, कंपनीज के अंदर उनकी रिक्वायरमेंट होती है। दुनिया में उन्होंने जाना होता है तो उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म बनाए हुए हैं। आपका जो खत वगैरह होगा, अब आप वो पॉलिसीज़ आपको इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी। एंटी करप्शन, एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, ये भी पॉलिसी, वो भी पॉलिसी, सारी पेप्सी वगैरह अगर आप उस साइड के ऊपर कर रहे हैं तो वो है। कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के अंदर आप भाई की इजाज़त के साथ, द अदर थिंग आई विल ऑलवेज लुक एट इज़ के मैं इसको इन्फोर्स करवा भी सकूंगा सस्ते में कि नहीं। a lot of the times आपको ड्राफ्टिंग की बात की हुई है, लेकिन मैं फॉर एग्जांपल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहा हूँ और मैंने सिविल कोर्ट जाना, तो वहाँ पे तो लगेंगे 10 साल और मिलेगा नहीं मिलेगा ये कुछ नहीं पता। तो मैं आई विल ट्राई टू सेट अप द कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से कि टॉप के ऊपर अप फ्रंट मिल रहे हैं फवाद खान को इतने ज़्यादा पैसे, 90% पहले मिल जाएंगे, अगर यही मिल जाए तो काफ़ी हैं। सो व्हाट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, नेगोशिएशन की भाई ने बात की मुकम्मल तौर के ऊपर, दैट इज़ वेयर इट कम्स इन। आई डोंट सिट डाउन एंड नॉर्मली नेगोशिएट, बट आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट कि जब आप आपस में करो, आई डोंट गेट इन्वॉल्व इन दैट सरखपाई, बट इट इज़ योर टास्क के क्लाइंट को भी आप कहेंगे जी द स्ट्रक्चर ऑफ द अग्रीमेंट, पावर कंट्रोल, व्हाट योर क्लाइंट वांट्स, छोटे मोटे क्लॉजेस वगैरह के ऊपर बाकी करके ऊपर आपने रख भी लिया। मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, फवाद की मूवी अगर इंडिया के अंदर है तो इंडिया में जाके तो नहीं, मैंने उनकी होम ग्राउंड के ऊपर जाके कपूर एंड सन्स के अंदर उनके साथ करता रहना, जो मर्जी वो क्लॉज लिख लें ज्यूरिसडिक्शन का। बट इफ फवाद इज गेटिंग प्लेड अप फ्रंट 90% ऑफ हिज फी पहले ही, फवाद तो पूरा ही लेता है क्योंकि मेरे क्लाइंट का तो वो एम्बेसडर भी है, ब्रांड एम्बेसडर। मेरे ख्याल में मनी हमने किया हुआ था, फिर मेरे ख्याल में मामला आप अर्निंग की इसलिए आप बार-बार जिक्र कर रहे हैं, हमने अप फ्रंट सारा दिया। नहीं, वही बता रहा हूँ, दैट इज एग्जैक्टली व्हाई आई डू दिस, बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि आई डू नॉट वांट टू बी इन अ पोजीशन कि आई हैव टू लिटिगेट दिस। इंडिया में जाने का या बाहर जाने का मसला ये होगा कि ही कैन गो अहेड एंड सू मी, ही कैन गो अहेड एंड ट्राई टू, इंडिया में मुझे डिफेंड करने के लिए, मगर दो साइडें देखते कि वो आपसे निकलवाने के लिए क्या कर सकता है, करेगा नहीं करेगा वगैरह, उनके नाम के ऊपर आप जाते हैं। और आप उनके साथ अगर रिकवर करना हो क्या हो,
This is stuff that you need to look at the power relationship more than anything you put on a piece of paper. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कम से कम मेरे लिए। मैंने अपने क्लाइंट्स वगैरह के साथ, हाँ दीज थिंग्स अल्टीमेटली अगर आपने मल्टी बिलियन डॉलर्स का आप कर रहे हैं, पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट, आपकी टेलीविजन कंपनी, आप 10 स्पोर्ट्स हैं, ये चीज़ें वगैरह, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। वहाँ पे जाके आप फिर ये चीज़ें आते हो, वहाँ पे जाके फिर आप चीज़ें देखने शुरू कर देते हो। आईसीसी की आर्बिट्रेशन आपने बीच में डालनी है। फिडिक कॉन्ट्रैक्ट कोई बता सकता है क्या होता है? मैडम नहीं बताएंगी, और कोई बताएगा? व्हाट इज़ अ फिडिक कॉन्ट्रैक्ट? FIDIC। कंस्ट्रक्शन, डैम्स की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, और वो सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म दुनिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। उनमें स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, पर्टिकुलर कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टैंडर्ड फॉर्म बॉयलर प्लेट कहते हैं ना, स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उनके अंदर होती हैं। आप फॉर एग्जांपल अगर आप करते हैं कि गाजी बरोथा डैम, उसका इतनी मोटी फाइल है, मगर वो एक ही फॉर्मेट जो इंटरनेशनल चल रहा होता है उसके अंदर स्पेशल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। उसमें जो उनका एक उन्होंने स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है वो, उसके बाद देन देयर आर पर्टिकुलर क्लॉज कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जी हमने वो जो क्लॉज 67.1 है उसको यहाँ से काट के हमने इसको इस तरीके से अमेंड कर लिया। सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, अगर आप फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट देखें तो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट 2 सफ़े का होता है जी, ऐसे ही। आगे जो जाके जो आपको वो जो जिसके ऊपर उन्होंने किया होता है, आप इंटरनेशनल पर वो फिर फिडिक के कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ें आपको, आप जो प्रोक्योरमेंट या आप ये जो पहले सारे के सारा प्री क्वालिफिकेशन जो इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी पहले मिलते हैं, पहले आपको देखते हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, किस तरीके से आप एग्जामिन करेंगे। ऑल ऑफ दिस स्टफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका ख्याल है कि मेरा रेंट डीड वगैरह है, नो, सम ऑफ यू नो आर फ्रॉम कॉर्पोरेट चेंबर्स, और आपकी बीच में जिस लेवल के ऊपर आप काम कर रहे हैं, हमने भी बीच में उसके अंदर देखा हुआ है, दैट इज समथिंग यू कैन एम फॉर एज वेल। अ लॉट ऑफ मनी इज देयर एज वेल। आप जिस लेवल के ऊपर अभी आ रहे हो, अभी तो आपको फॉर एग्जांपल दिशान मलिक को हमने बुलवाया हुआ रेंट लॉज पे, और वो आपसे रेंट एग्रीमेंट भी शेयर करेगा। इनिशियल वाले भी आने चाहिए, मगर सोफिस्टिकेटेड लेवल के ऊपर भी अगर खोल के देखोगे ना, एस्केलेशन क्लॉज क्या होता है, क्या इस एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्या होती है, इंजीनियर क्या होता है, अंदर भी ये भी बड़ी ज़बरदस्त दुनिया है। यू कैन गेट लॉस्ट इन इट एंड यू कैन एंजॉय इट अ लॉट एज वेल। टेलीविजन के ये जो था भी, PSL का आगे मामला आ रहा है, टीम के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये सारे के सारे हर ट्रांजैक्शन जहाँ पे पैसे आगे पीछे जा रहे हैं अच्छे सोफिस्टिकेटेड लेवल के ऊपर, आप अच्छे सोफिस्टिकेटेड लेवल पे अपने आप को अगर करोगे, या अगर चेंबर्स वगैरह में मौजूद है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्कोप। एडमिटेडली आपका बॉस सारे के सारे पैसे ले जाएगा, और बीच में नीचे तो आपको तनख्वाही निरी मिलेगी, और आपको कोई कट वगैरह नहीं मिलेगा। मिलियंस के अंदर उनको मिल रही होंगी, और आपको 10-15 हज़ार के अंदर रखा होगा, डोंकी वर्क आप कर रहे होंगे। बल्कि अभी पीछे रिसेंटली हुआ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किसी जगह पे कोई बता रहे थे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक गोरी कंपनी को उन्होंने इंगेज किया, और गोरी कंपनी, वो बता रहे थे गोरी कंपनी को उन्होंने इंगेज किया नेगोशिएशन, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए, उन्होंने 15 मिनट में उसके ऊपर कमेंट्स करके ना 300 के ऊपर उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने जाके जब चेक किया तो चैट GPT से सारे का सारा करवाया हुआ था, बट दे पेड द मनी इस अंदाज के अंदर सारे का सारा। आइडिया ये है समझने की कि अ लॉट ऑफ यू कैन पॉसिबली ड्राफ्ट दिस आउट ऑफ चैट GPT एज वेल, बट इट विल कॉज यू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इफ़ यू डू द डोंकी वर्क। ऐसी चीज़ें, ऐसी बोंगियाँ ख़ास तौर पे पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में चैट GPT मारता है कि यू विल बी, आपको समझ ही नहीं आएगी, एंड यू कैन एम्बेरस योर सेल्फ एट अ वेरी बिग लेवल, बिकॉज आप दोस्त सारे के सारे आगे ही पूछते हैं ख़ास तौर पे कि यार जी AI के बारे में आपका क्या ख्याल है, किस तरीके से। गेट योर हैंड्स डर्टी इनिशियली। भाई ने फॉर एग्जांपल आपके सामने ये जो चीज़ दिखाई है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट यू नीड टू, यू कांट, आपके पास ना जैसे आपका करियर बढ़ेगा, आपके अग्रीमेंट्स की कलेक्शन बढ़ती जाएगी। आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, उनको अडेप्ट करके जो आपके सामने अमर का सबसे ज़बरदस्त चीज़ जो नज़र आई है, चेक लिस्ट उसने आपसे शेयर की है कि दीज आर पॉइंट्स दैट यू नीड टू टच, व्हाट आर इश्यूज यू नीड टू टच। जिस नौयत का अग्रीमेंट आया है,
किताब वगैरह अगर आपने देखनी है तो वो तो आपको मिल जाती हैं कन्वेंसिंग के ऊपर भी और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डीड्स के ऊपर, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 34 वॉल्यूम्स के ऊपर भी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स की कलेक्शंस मिल जाती हैं अमेरिका से, ये वो सारी उनको आपके पास भी तो पड़ी है बटरवर्थ्स की। जी बटरवर्थ्स वगैरह की सारी हाईली रिकमेंडेड। हाँ, तो वो आपको जो ये सारे कह रहे हैं इंडिया से भी आ जाती हैं 3-3 वॉल्यूम्स की, यहाँ पे कम वॉल्यूम्स में भी मिल जाती हैं। आपको बताने की कोशिश ये कर रहे हैं कि नॉट एवरीथिंग इज ऑफ गूगल, एंड अनलेस यू familiarize yourself with these agreements। दूसरी चीज़, ऐसे नौयत के भी एग्रीमेंट्स मौजूद हैं कि आपको पता ही नहीं होगा, आप वो किताब खोलेंगे देखेंगे, यू कैन चार्ज मनी फॉर दोस कि मैं इस चीज़ के लिए आपको एग्रीमेंट बना देता हूँ। इस चीज़ का फ्रेंचाइजिंग एग्रीमेंट क्या होता है, उसको कहते हैं शेयर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है। ये बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ें हैं, बट कोई आसमान से उतरी हुई चीज़ें नहीं है। यू गाइस इफ़ यू स्टार्ट लुकिंग एट दम you'll start figuring them out। उनकी अल्फाज वगैरह भी अगर इस्तेमाल करने शुरू कर लोगे ना, तो फिर कॉर्पोरेट चेंबर में जब नौकरी के लिए जाओगे और ये चीज़ें वगैरह आप देखी होंगी, you're aware of that, you'll get an in, otherwise no one has the time to train you। Exactly। so important चीज़ समझा ये रहा हूँ आप तमाम दोस्तों के साथ, गवर्नमेंट की साइड के ऊपर भी आपकी नौकरी लग सकती है इसमें। मेरी एक एसोसिएट को पेप्सी के अंदर बीच में उनकी लीगल हेड बनी हुई हैं, वो भी यहाँ से करते हुए हमारे चैम्बर में से जाके उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्टिंग, ड्राफ्टिंग, ये मुकदमे वगैरह सारे के सारे मुकदमों में नहीं है। अंडरस्टैंड दिस के बड़े सोफिस्टिकेटेड लेवल के ऊपर आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इट्स अ कैच पॉइंट। जब तक आप किसी अच्छी फर्म के साथ एसोसिएट नहीं होंगे, ये चीज़ें आपसे बहुत दूर रहेंगी। एक एक क्लॉज के ऊपर एक एक माह लग जाता है। एक कॉन्ट्रैक्ट हम ड्राफ्ट कर रहे हैं पीसीबी के साथ, एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है, एक टीम है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक माह से हम इंडेमनिटी क्लॉज के ऊपर बैठे हुए हैं वुकला, एंड वी आर नॉट बीइंग एबल टू फाइनलाइज दैट वन लिटिल क्लॉज। तो मैंने एक जैसे टर्मिनेशन क्लॉज के हवाले से आपको ये 15-16 की चेकलिस्ट दी है ना, तो ये चीज़ें आप सीखोगे किसी अच्छी फर्म में, जब आपके सीनियर्स आपको इंगेज करेंगे, जैसे इन्होंने मुझे इंगेज किया। मैं जब इनकी फ़र्म में था और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, इनके वालिद साहब से, हमारे तो उस्ताद मोहतरम थे। तो ये चीज़ें आपको फिर आगे लेके चलेंगी। एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको मिल जाएगा जहाँ से फिर आप ग्रेजुअली अपने आप को पॉलिश करोगे और आप अपने आप का एक अपना मुकाम बना लोगे। सर प्लीज़ कंटिन्यू। यार देखो, वंस अगेन थोड़ा सा अमर ने जो कहा है उससे मैं थोड़ा सा डिपार्ट वगैरह करूँगा। It should be part of your plan to join a nicer firm, बट इब्तदा के अंदर बेसिक लॉज, बार वोकेशनल कोर्स की थोड़ी सी हमारी थ्योरी और हमारी आइडियोलॉजी फ़र्क है। इब्तदा के अंदर बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, देन यू लर्न टू स्विम विद द शार्क्स। बड़े लेवल के ऊपर जाओगे, अदरवाइज़ माजरत के साथ अगर आप ये एस्पायर वगैरह करते रहेंगे, CLM में आएंगे और हसन नसन में जाएंगे, probably सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल या does anyone know of Chima and Ibrahim? Most of you do not, but they're probably one of the most successful। अगर आप उनकी clients की who's who list वगैरह अगर आप चेक करनी शुरू कर दो, probably earn the most। बट और उनके कोई मेरे ख्याल में इतना सेटअप वगैरह भी इतना बड़ा वगैरह नहीं है। वो सलमान साहब भी और प्रिंसिपली वो लिटिगेशन भी नहीं करते, बट देयर सोफिस्टिकेशन जिस लेवल के ऊपर है, दैट इज़ समथिंग यू कैन एम फॉर। अभी के लिए आपको अग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स का एक टेस्ट दिया गया है, इसको कैसे लेके चलना है। यू कैन मेक इन, सम ऑफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन टॉप लेवल फर्म्स एज वेल, बट एंड अदर्स कैन एस्पायर टूवर्ड्स दिस एज वेल। मगर मुआहदे वगैरह और उनका जो झटका अंदाज है उसको खोल के देखोगे तो तुम्हारी रोज़ी रोटी से वाबस्ता है। पढ़ो सूट फॉर स्पेसिफिक, कल आपको कितने ज़बरदस्त अंदाज के अंदर अग्रीमेंट टू सेल बैठ के टुकड़े इंजर पिंजर अलहदा करके उन्होंने दिखाया है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू शुड डू विद एवरी सिंगल अग्रीमेंट, एवरी सिंगल केस यू गेट होल्ड ऑफ। उसके अग्रीमेंट को अगर पकड़ के इंजर पिंजर अलहदा नहीं करोगे और क्रिटिकली नहीं देखोगे सही है, गलत है, गलती की क्या चीज़ है वगैरह, यू वोंट गेट इनटू इट। यू विल जस्ट बी टर्न्ड ऑफ बाय कि जी इसके अंदर ये क्लॉज है, इसका डिस्प्यूटेड नो। Once you start looking at it, you will develop your own style and you will understand, develop your own knowledge as well। वो चीज़ अगर उस लेवल के ऊपर आप बात करो ना तो then you'll enjoy it a lot more। लेकिन मुशक्क़त करनी पड़ती है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना पड़ता है,
पार्टीज़ का एक नुक्ता आई एम नॉट श्योर अमर ने टच किया है कि नहीं, कोई मुझे बता सकता है, बिकॉज दिस मैटर्स वेरी वेरी इन अ बिग वे। पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी, तीनों का कोई मुझे बता सकता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कोई आप मुआहदा के साथ आप मुआहदा कर रहे हो तो किसके साथ नाम करें? फारूक एंड सन्स के नाम से एक सोल प्रोप्राइटरशिप है, तो किससे आप मुआहदा साइन करेंगे? वो उसका सोल जो है ओनर उसी के साथ होगा। फारूक एंड सन से करेंगे? डायरेक्टर तो होता ही नहीं सोल प्रोप्राइटरशिप में। ओनर से होती है। सोल प्रोप्राइटर से करेंगे। अगर आपका ऑलटेक इंजीनियरिंग के नाम से एक अदद आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बनाई और आपका नाम है मियां मोहम्मद सईद, तो ऑलटेक डज नॉट हैव एनी लीगल एंटिटी एट ऑल। इट इज़ नॉट अ लीगल एंटिटी। अगर आपने मुआहदा अस्सलाम वालेकुम, हसन यूसुफ शाह साहब, वेलकम, प्लीज़ जॉइन अस फॉर आवर नेक्स्ट लेक्चर प्लीज़। समझाना आप तमाम दोस्तों को ये चाह रहा हूँ कि इट मैटर्स कि कौन कर रहा है, इट मैटर्स किस नाम से कर रहे हो। नहीं, मैंने इनको बताया था कंपनीज के हवाले से, हवाले से, बट द फंडामेंटल मिस्टेक मोस्ट पीपल मेक इज कि वो कहते हैं कि रहीम एंड सन्स से हमने बीच में मुआहदा किया। रहीम एंड सन्स कोई चीज़ ही नहीं है। यू आर सपोज टू डू इट विद मियां मोहम्मद सईद एक्चुअली, जो और आप लिखेंगे मियां मोहम्मद सईद वर्किंग अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ रहीम एंड सन्स, या सोल प्रोप्राइटर सोल प्रोप्राइटर ऑफ, एग्जैक्टली। एक ये दूसरा मुझे ये बताइए कि व्हाट हैपन्स इन द केस ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की लीगल एंटिटी होती है? हाँ, रजिस्टर तो अलग है ना, वो अगला स्टेप आएगा। इट्स नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन वहाँ पे केस लॉ मौजूद है कि अगर आप लिख दोगे कपूर एंड सन्स पार्टनरशिप, सो इट इज टेकन टू मीन क्या? That you entered into a partnership, entered into a contract with both of two individuals to the full extent, और उनकी ईच की 100% की लाइबिलिटी है, राइट? इन्होंने रजिस्ट्रेशन का कहा। पार्टनरशिप के केस के अंदर रजिस्ट्रेशन का कॉन्ट्रैक्ट की सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है अगर अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की सेहत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इन्फोर्सेबिलिटी पे क्या असर पड़ता है? दिस इज स्टफ यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट। पार्टनरशिप का अगर मुआहदा आया है, फर्स्ट थिंग यू लास्ट, पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि यू कांट सू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ इफ योर पार्टनरशिप इज अनरजिस्टर्ड। यू कैन बी सूड, आपके खिलाफ हो सकता है, यू कैन डिफेंड इट, बट यू कैन नॉट गो अहेड एंड फाइल अ सूट ऑन द बेसिस ऑफ दैट। द अग्रीमेंट यू एंटर इनटू अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप के अंदर वो वैलिड होता है, मगर आप कोर्ट में जाके उस पर मुकदमा नहीं कर सकते। तो उसकी क्या सोल्यूशन होगी अगर आपका पार्टनरशिप डीड अनरजिस्टर्ड है? कोई बता सकता है? रॉकेट साइंस नहीं है। आपका पार्टनरशिप डीड अनरजिस्टर्ड है, आप इसकी वजह से आप मुकदमा नहीं जमा करवा सकते, तो क्या आपकी सोल्यूशन होगी? तो जाके रजिस्टर करवा लो, बट रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर दूसरी पार्टी के साथ लड़ाई है या किसी और के साथ और वो नहीं करना चाहता, तो योर इन्फोर्सिबिलिटी गेट्स मेस्ड ओवर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इफ यूर अ फॉरेन कंपनी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट? फॉरेन कंपनी का क्या उसकी सेहत के ऊपर क्या इन्फोर्सिबिलिटी अग्रीमेंट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है फॉरेन कंपनी से अगर आप कर रहे हैं? कंपनी रजिस्टर्ड हो है पाकिस्तान में कि नहीं? फॉरेन कंपनी का मतलब है कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, मैं जेबी शेबी कहाँ से बात कर रहा हूँ? हाउ डज इट इफेक्ट? द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन कंपनी के साथ। हाउएवर, अगर आप कंपनीज एक्ट और पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस था वो पढ़ें, तो वहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरीके से जैसे पार्टनरशिप में, अनटिल द कंपनी गोज अहेड एंड रजिस्टर्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान। रजिस्टर खुद नहीं होगी, रजिस्टर्स अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन पाकिस्तान,
रजिस्टर पाकिस्तान में हो गई तो पाकिस्तानी कंपनी बन गई, फॉरेन नहीं रहती। प्लेस ऑफ बिजनेस वो भी मुकदमा नहीं कर सकता जब तक वो अपना प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर नहीं करवाता। रजिस्टर करवाए बगैर अगर दावा जमा करवा दिया तो खारिज। Stuff like this you need to make your client aware. Stuff like this you need to, when you're drafting, the personality of the party on the basis of which you are जिनके मुआहदे हो रहे हैं। जेवी क्या बला होती है यार, वो क्या होता है, नाम तो आपको पता है। इज दैट अ कंपनी और अ पार्टनरशिप? इज दैट अ कंपनी और अ पार्टनरशिप? Not necessarily. There can be a JV company as well. Two parties can agree that we will set up a company as well. It can be either, but it is a collection of two or more parties. इनकी सेहत कौन सी सोल प्रोप्राइटर है, कौन इंडिविजुअल है, कौन कंपनी है। कंपनी कैसे एक्ट करेगी भाई? कल आपको बता के गए, doesn't have to be a director but through a person authorized or by not necessarily, depending on the memorandum and articles of association। कई चीज़ों के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांजैक्शन हो रही है फॉर सेल ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी, देर आर सम बार्स इन द लॉ एज वेल। आपको फुल उसको कहते हैं जनरल मीटिंग कॉल करके इजाज़त लेनी पड़ती है अंडरटेकिंग का, अगर आप पोर्शन सेट करें। सो स्टफ लाइक दैट आपको कल जैसे दिखा रहे थे, यहाँ पे भी देर इज़ इंटरेक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ लॉ। कल जो आपको गिनवाया गया, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी आ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आ जाएगा, स्टैम्प भी आ जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें उस लिहाज से रेलेवेंट हैं। सो एनी अदर क्वेश्चंस? यार it fills me with pride to have friends actually, और जिनके साथ हमने काम वगैरह किया हुआ यहाँ पे। मैं आपको एसोसिएट कहना नहीं चाह रहा, इसलिए मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। वो he is the pride of Qayyum and Associates as well हमारे चेंबर वगैरह के लिए, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हम इकट्ठे साथ काम करते रहें वगैरह। we're very proud of him। आपके सामने आके the systematic methodical manner in which you are supposed to be as a lawyer, we presented him as an example. Look at the amount of work he has done, look at the precision of his language, you can tell कि he has the precision। और अभी गुफ्तगू करने के लिए मैं भी आपके सामने अपना झटके अंदाज में नहीं कर रहा आज मेरी गुफ्तगू करने का, because this is what the precision, the language, the ability which is required of you when you're drafting contracts। उर्दू के अंदर अगर होता ज़र्रे समन कुल, हम इस तरीके से गुफ्तगू वगैरह मुआहदा बै वगैरह इस तरीके से बोल रहे होते हो, दैट इज़ प्रॉब्ली बियॉन्ड मी। उस अंदाज़ के अंदर करने का, समझने लिखने की हद तक तो ठीक है, बट ये करने के लिए सर पंजाब बार काउंसिल के लिए बहुत बड़ा ऑनर था अमर भाई, आप यहाँ पे हमारे दरमियान मौजूद हैं। रिक्वेस्ट करेंगे कि इस साइड के ऊपर दोस्त आ जाए तो एक ग्रुप फ़ोटो हो जाए, उसके बाद अगले दोस्त हमारे हसन यूसुफ शाह साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। विल क्विकली बी गोइंग इनटू द नेक्स्ट लेक्चर प्लीज़।